हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं द हिंदू एडिटोरियल में। मैं सुनील अव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर अव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक लेकर दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर अन अकेडमी का एजुकेटर। जैसा कि आप सब जानते हैं, बार बार बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लेक्चर हमारा चलता था लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पर, हिंदी वाले चैनल पर, बट इशूज़ कुछ लाइव हैं जो काफ़ी कुछ दिन तक रहेंगे, जिसके कारण से लाइव क्लासेस वहाँ हो नहीं पा रही हैं। और यहाँ पर 3 दिसंबर आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। और वैकल्पिक विषय आज आप पॉलिटिकल साइंस देखिए। आप पीएसआईआर वाले बच्चे देखेंगे कि कितना ज़्यादा, यानी आज के जो टॉपिक हैं उसमें पीएसआईआर पर एक हम वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। तो बहुत अच्छा एक एनालिसिस हम लोग करेंगे वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी पे, और पॉलिटिकल साइंस में ये इम्पॉर्टेंट होगा। और तो आज एक एडिटोरियल है जो ऑप्शनल से रिलेटेड है। दूसरा इसके अलावा कुछ छोटी छोटी मतलब एडिटोरियल भी आज बहुत खास नहीं है, बट कुछ ना कुछ इनोवेटिव आपको कंटेंट वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में मुझे कुछ खास लगा नहीं आज के लिए भी। और आपका द हिंदू, तो 7 एडिटोरियल जिसमें से 5 पर काम किया गया जो आपके लिए अच्छे हैं। और ये आपका आज की न्यूज़ है, और जिसमें से 2 न्यूज़ आपको अभी से देखनी पड़ेगी। एक तो जो है पहली वाली है, ये द हिंदू को इंटरव्यू दिया है भारत के विदेश मंत्री मिस्टर एस जयशंकर ने, कि इंडिया चाइना के साथ जब बातचीत करेगा तो मतलब कोई भी जो उसका बेसिक है उससे कम पे वो स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि वो ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा जिसमें किसी प्रकार से भारत का मतलब एक भी इंच भूमि वाला इश्यू है कि एक भी इंच मतलब चाइना को नहीं दी जाएगी। ये एक बड़ा इंटरव्यू है, और इसके माध्यम से इंडिया चाइना रिलेशन को मैं आपको समझाऊंगा और आपको भी एक दिशा मिलेगी। बहुत बढ़िया है। आज इस न्यूज़ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एडिटोरियल के साथ मैंने जो है इसकी मतलब इसको लगाया है। बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए, जब किसी फॉरेन मिनिस्टर वगैरह का स्टेटमेंट होता है तो हमारे लिए वो क्या होता है, एक गाइडलाइन होती है, एक दिशा होती है कि हमें आंसर अपना मुख्य परीक्षा में किस रुख की तरफ ले चलना है। चूँकि जो आपके देश का रुख, जो आपके ऑफिशियल्स का रुख, वही आपका रुख यही होने वाला है। तो ये बहुत बढ़िया है। इसको मैंने न्यूज़ में किया ही, लेकिन इसको मैंने हिंदू के एडिटोरियल, यानी जो ये एडिटोरियल है वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, उसके साथ इंटरलिंक कर दिया है। तो पहला ये अच्छा। दूसरा ये न्यूज़ देखिए गजब का, यानी ये एडिटोरियल के साथ कनेक्ट हो रहा है। फार्मर्स ने, किसानों ने मांग की है जो है संसद के स्पेशल सेशन की। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। अब आप देखिए, आप कहेंगे इसमें बढ़िया क्या है, इसी को से एकदम मिलता जुलता एक एडिटोरियल भी है। यानी उस एडिटोरियल में ये बातचीत की गई है कि ये जो इश्यूज उठ रहे हैं फार्म बिल को लेकर के, या मजदूर यूनियन जो करेंगे, तो ये इसलिए उठ रहे हैं चूंकि सरकार संसद में बजट जब पास होता है तो बजट की जो पूरी प्रक्रिया होती है, यानी बहस वगैरह होता है, मतदान वगैरह होता है, उसका अनुपालन नहीं हो रहा। यानी संसद की प्रक्रिया में जो बिल वगैरह के लिए जो एक प्रोसेसिंग होती है, उसका अनुपालन ना कर पाने के कारण समस्या आ रही है। यानी ये वाला एडिटोरियल कौन सा, ये देखिए, हार्ड बार्गेन्स एंड द आर्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, तो ये उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये टॉपिक अभी देखेंगे आप, ये पॉलिटी से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि राज्य व्यवस्था से, और ज़बरदस्त मैं कराने वाला हूँ। आज का सबसे हिट टॉपिक यही होगा। और उल्फ जो वॉरियर डिप्लोमेसी है, दोनों बहुत बढ़िया है, और कई नए एंगल हम लोग सीखेंगे। और इसके अलावा इंडिया के टॉप 10 पुलिस स्टेशन, आज हिंदी वाली जो पीआईबी की वेबसाइट, वो बच्चों सुबह से ही अपलोड नहीं हो पा रही थी, मेरे यहाँ शायद कुछ दिक्कत थी, तो इंग्लिश पीआईबी से उठा लिया गया। इंडिया के टॉप 10 पुलिस स्टेशंस जो 2020 के, उसमें से टॉप 3 को लिया गया है, और गवर्नेंस के मॉडल के रूप में उसको मैं आप लोगों के यहाँ पर डेवलप करूँगा। ठीक है ना? तो ये है अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बारे में, आप सबको कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, चलिए लास्ट में बताऊंगा। यूपीएससी कॉम्बैट हो रहा है, जिसमें आप फ्री में इनरोलमेंट आपको करना है, यानी उसके लिए कोई फ़ी नहीं है। और ये 6 दिसंबर को स्टार्ट है बच्चों। अन अकेडमी लर्निंग ऐप, जैसे आप एडमिशन लेते हैं वो उसी प्रोसेस में आपको जाना है।
यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में अन एकेडमी कॉम्बैट, मैं यहाँ ऐड लगाना दिमाग से उतर गया, मैंने ऐड किया भी है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी 45 मिनट का ये मुझे इंपॉर्टेंट है, मैं बीच में एक बार और बताऊंगा, अभी भी बता रहा हूँ, लास्ट में भी बताऊंगा। ये कॉम्बैक्ट है, ये 40 मतलब इसमें आप 60 क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट होगा, जिसमें आपको आप लाइव आपका टेस्ट होगा। ये देख सकते हैं आप, लाइव टेस्ट है, ये लाइव टेस्ट है। 45 मिनट में आपका जो है 60 क्वेश्चन आपको करने हैं, और उसके बाद ये पेपर अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ने बनाए हैं। इसके अलावा आपको तुरंत फिर उसके बाद इसका एनालिसिस, वीडियो एनालिसिस मिलेगा, यानी कि वीडियो एनालिसिस आपके पास, तो वीडियो एनालिसिस और कंप्लीट फ्री है, फ्री है, इसके लिए कोई पैसा नहीं है, इसके लिए कोई पैसा नहीं, इसलिए कहा गया आपको करना है। इसके बाद 1, 2 और 3 इस रैंक के लिए बहुत बड़ा जो है पुरस्कार भी रखा गया, जिसमें मैकबुक आपका लैपटॉप भी है, और उसके बाद 2nd 3rd भी बड़े प्राइज हैं। 4th पे 100 लोगों को जो अमेजन वाउचर्स मिलेंगे जो ऊपर के, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 के लिए स्पेशल, 4th के लिए 100 अलग से, तो बहुत अच्छा है, इसलिए कि आप इस पे एंगेज हो। बस इसमें जब आप इनरोल करेंगे तो आपको एक कोड डालना पड़ेगा, तो वो कोड आप स्वाभाविक अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो इसके लाइव डाल दीजिएगा, वो मांगेगा ही मांगेगा, ये बताना, इसके लाइव कोड आपको डालना होगा, फिर उसके बाद आप क्लास कर ले। इसका कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं है, ज़बरदस्त प्लान है। 6 दिसंबर को पहला है, 1 महीने में 2 बार होगा, 1 महीने में 2 बार होगा। अब आप इसमें कनेक्ट हो जाए, फ्री, ज़बरदस्त। और इसके अलावा प्लस और हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए अलग से आपको एडमिशन लेना है, जिसमें इतने, और मेरा हिंदी लिटरेचर प्लस हिस्ट्री बाइलिंगुअल जो है, ये 2 मैं पढ़ाऊँगा, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ये फीस है। इसके लाइव कोड वालों के लिए क्या क्या है ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो इसमें क्या किया गया, इंडिया के टॉप 10 पुलिस स्टेशन के बारे में अनाउंसमेंट है। तो यहाँ पर मैंने केवल 3 आपके लिए लगा दिया है, मणिपुर, ठीक है ना, का, और इसकी डिस्ट्रिक्ट है थाउबाल पुलिस स्टेशन है, नोंगपोश केमाई, ठीक है ना, ये हो गया। तो इसको आपको बस केवल दिमाग में रखना है, एक मॉडल पुलिस स्टेशन। कल इस पर मैं कंटेंट नहीं भी होगा तो भी कहीं ना कहीं से निकालूंगा कि ये कैसे मॉडल पुलिस स्टेशन बने, आखिर इनके पीछे की पूरी स्टोरी। मॉडल पुलिस स्टेशन, तो ये गवर्नेंस वाले, यानी GS2 जब आप गवर्नेंस लिखेंगे तो बस केवल 2-3 के नाम आपको याद रखने हैं, और गवर्नेंस में डाल देना है कि मतलब 10 पुलिस स्टेशन जो हैं, इनको मॉडल के रूप में जो है पूरे देश में क्या करना चाहिए, इनके मतलब इनकी क्लासेस होनी चाहिए, इनको जो पुलिस का प्रशिक्षण उसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से हम करेंगे तो हम गवर्नेंस को, यानी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को हम बहुत बेहतर ग्रास रूट लेवल तक ले जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस, उनमें प्रतिस्पर्धा आएगी, और प्रतिस्पर्धा अगर आएगी तो कहीं पर भी जो है ग्रोथ की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो बस आप इतना कर लीजिएगा। आइए चलते हैं आज की पहली, और फिर से मैं बताऊँ, आज IQIP नहीं है। IQIP इसलिए नहीं मैं बनाऊंगा मतलब डायरेक्ट, क्योंकि आज के टॉपिक इस टाइप से कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या है। आज की क्लास पूरी लर्निंग है, यानी आपको सीखना है, ठीक है, उसके बाद फिर लर्न करके इसे यूज करना है। तो इसलिए कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का आज यहाँ पर टक्कर मारा नहीं है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आप नए सीखेंगे। तो बिहाइंड चाइना वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, ठीक है, आइए देखते हैं वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। देख सकते हैं, वुल्फ माने भेड़िया होता है ना, भेड़िया क्या है, यानी कि जो भेड़िया योद्धा, भेड़िया। अब भेड़िए का बिहेवियर क्या होता है आप देखिएगा, चालाक होता है, ठीक है ना, चालाकी से अपने आप को प्रेजेंट करता है, छुपा रहता है, एक अटैक करता है। तो ये जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, ये चाइना की विदेश नीति का एक अंग बन चुका है, ठीक है ना, चाइना की विदेश नीति का एक अंग बन चुका है ऑफिशियली। हम लोग गहराई से इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी डेप्थ में, इन डेप्थ आप मान के चलिएगा, क्या है, इन डेप्थ। और इसी के साथ जब हम भारत चीन संबंधों पर कुछ भी पढ़ेंगे तो इस टर्मिनोलॉजी का हमें यूज करना, भारत चीन संबंध। तो आज हम बहुत गहरा इस पर हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं, और बहुत बढ़िया कंटेंट भी मैंने बनाया है, तो मज़ा आ जाएगा। दूसरा आप देखिए, वही फ्रंट पेज की जो न्यूज है, मैंने कहा था यहाँ पर
तो आप सब तैयार हो जाइए। क्या आप सब तैयार हैं जबरदस्त रूप से समझने के लिए? इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट लेस देन बॉटम लाइन इन टॉक विद चाइना। तो मैंने इसको यहाँ पर भी लगा दिया है कि चाइना से भारत कुछ भी ऐसा स्वीकार नहीं करेगा जो किसी भी प्रकार से एलएसी पर भारत को पीछे लेके जाता। द हिंदू को इन्होंने इंटरव्यू दिया और ये कहा है कि इन्होंने क्या कहा है कि बातचीत में और समय लग सकता है। और इन्होंने कंपेयर किया सम दरोंगचू क्राइसिस से 1986 से, कि जब यहां पर घटना हुई थी। अभी मैं इसके बारे में विस्तार से आपको जब उधर फ्रंट लाइन पे उधर आएंगे वन लाइनर न्यूज़ पे तो वहां बताऊंगा। तो उन्होंने कहा है कि जितना टाइम यानी 1986 में यहाँ पर विवाद हुआ था, सेनाएं आमने सामने आ गई थी, स्टैंड ऑफ हो गया था। बट इसका ये अरुणाचल के तवांग रीजन में है, आर्मी सामने आमने सामने खड़ी हो गई थी जैसे आज लद्दाख में खड़ी है। तो ये कहा गया कि ये जाकर के 1955 में स्टैंड ऑफ समाप्त हुआ, यानी सेना, यानी 10 वर्ष लग गई। तो यहाँ पर भी समय लग सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यानी यहाँ पर भी 10 वर्ष लग सकता है, ऐसी भी संभावना है स्टैंड ऑफ की। इन्होंने साफ कहा है बातचीत में और समय लग सकता है। मैं अभी डिटेल से ये इनका पूरा इंटरव्यू आपके साथ लास्ट में करूंगा, लेकिन फिलहाल आप बस इतना याद रखिए कि यानी चाइना को क्या ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि बातचीत में और समय लग सकता है। तो अब आप आइए देखें, यानी चाइना की जो पूरी पॉलिसी है उस पॉलिसी के पीछे अंतर्निहित है कि चाइना एग्रेशन में है, और इस एग्रेशन का एक बहुत बड़ा आधार वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। ठीक है, तो यहां से तो चलिए स्टार्ट करते हैं वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, पूरी की पूरी अपनी कहानी। तो यहां पर एडिटोरियल स्टार्ट किया गया। यहाँ पर सारांश और इन सब की आवश्यकता नहीं थी। हम डायरेक्ट मतलब जो जो मेन पॉइंट है वो लेंगे, क्योंकि इस पर मैंने फिर से कहा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, ये याद रखें। तो इसका आधार क्या है, यानी जो चीन की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, ये देखिए, ये पिक्चर भी देखते रहिएगा। तो ये कहा गया है वर्तमान में जो राष्ट्रवाद है, ठीक है ना, इसका आधार, इस डिप्लोमेसी का आधार है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी राज्य ब्रांड। क्या है, यानी चीन में जो अब इस समय राष्ट्रवाद की लहर चल रही है, उस राष्ट्रवाद का ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य ब्रांड है। यानी यही कहा गया है कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसका स्टेट ब्रांड है ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, यानी एक ब्रांड के रूप में। जैसे होता है ब्रांड का मतलब क्या, जैसे मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, इस प्रकार की चीजें आप पढ़ते ना, आपके राज्य का ब्रांड है। तो वैसे ही वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को कहा गया है कि ये स्टेट का ब्रांड है, यानी अब चाइना इसका इस्तेमाल विदेश संबंधों में गहरे स्तर पर कर रहा है, जिसकी ऑफिशियल पुष्टि है। ये पिक्चर की तस्वीर क्यों लगी अभी मैं बताने वाला हूं, जब इसके बारे में थोड़ा और हम लोग आगे चलेंगे तब। ठीक है, तो अभी इसके बारे में आप इतना ध्यान रखें कि ये क्या है, यानी स्टेट ब्रांड फॉरेन पॉलिसी है ये। अब IQIPHLM, सो तो GS पेपर 2 डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है। IR, बट भारत चीन, यानी 2 यूनिट है। यूनिट 1 है भारत एवं उसके पड़ोसी संबंधों में चीन के साथ भारत का जब संबंध है, तो जब भी हम लिखेंगे तो चीन की इस वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे अगर आवश्यकता पड़ती है तो। और आवश्यकता पड़ती है तो इस्तेमाल कैसे करेंगे मैं समझाने वाला हूं अभी इसको गहरे स्तर पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो कोई भी प्रश्न अगर आ रहा है उस वहां यूज करने लायक पॉइंट है या नहीं है, यानी कि उसका हम यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो जैसा प्रश्न वैसे ही हमारा आंसर। दूसरा क्या है, यूनिट 3 है विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियां। तो यानी चाइना विकसित है लेकिन अपने आप को विकासशील मानता है, तो विकासशील देश की यानी चाइना की जो नीतियां है, ठीक है ना, तो उसकी विदेश नीति में जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी ने स्थान ग्रहण किया है, जिसे एडिटोरियल राइटर्स ने कहा यह चीनी राष्ट्रवाद का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्टेट ब्रांड है, यानी कि इसे राज्य ने स्पॉन्सर किया है वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को। तो अब उसकी ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, यानी आक्रामकता है, तो और उसका आधार, ठीक है ना, राष्ट्रवाद है। तो यह भारत पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब किसी राष्ट्र की आंतरिक नीति को आप समझते हैं तो उसकी बाह्य नीति के क्या क्या पहलू हो सकते हैं उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझिएगा, यानी चाइना अपने
देश के अंदर राष्ट्रवादी पक्ष को आगे रखने के लिए जो जो कदम उठा रहा है वर्तमान रिजीम सी जिनपिंग का, तो उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा यह हम सहज अनुमान कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिया को इम्पैक्ट करने के लिए लगा रहा है, यानी वो अपने यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, करप्शन के लिए, जो भी करप्शन को रोकने के लिए जो भी नीतियाँ अख्तियार कर रहा है, एक्चुअल में उसका फॉरेन रिलेशन के रेफरेंस में इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये थोड़ा एक अलग प्रकार की चर्चा है। तो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, आइए सबसे पहले सीखते हैं ये है क्या। तो बच्चों, ये चीन की विदेश नीति का एक नया ब्रांड है। सबसे पहले ये आक्रामक कूटनीति का परिचायक है। ये शब्द को जरा गहराई से पढ़िएगा। यह क्या है? राज्य प्रायोजित है। यह राज्य प्रायोजित यानी विदेश नीति का नया ब्रांड का मतलब क्या होगा जरा समझिएगा। यानी ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है और इसमें हर चीज का स्वदेशीकरण करना शामिल है। नया ब्रांड। अब सोचिए, इंडिया में भी तो ऐसे ही कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब है विदेशों में भी हो रहा है। हमें एक ही पहलू पता होता है। आक्रामक कूटनीति का परिचायक है। ठीक है ना। चाइनीज स्टेट, ठीक है ना, रन मीडिया, यानी कि जो चाइना का राज्य मीडिया है, वहां स्वतंत्र मीडिया तो है नहीं, तो चाइना राज्य द्वारा चलने वाले मीडिया संस्थान इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और पश्चिमी पब्लिकेशंस यानी विदेश में, यानी पश्चिमी विश्व में, ब्रिटेन हो, यूएस हो, यूरोप, तो वहाँ पर भी अब जो बुक्स हैं या जो भी पब्लिकेशंस आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पर, वहाँ पर यह इस वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी शब्द का इस्तेमाल होने लगा है। चाइना इसको प्रारंभ कर चुका है। ठीक है ना, जिससे देश के राजनयिकों का, डिप्लोमेट्स का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। याद रखिए, किसको किसको? ये मीडिया को भी और वेस्टर्न पब्लिकेशन, यानी कि ये पूरा समर्थन है कि हाँ भाई, हम इस प्रकार की पॉलिसी पर हैं। और इसके लिए तर्क दिया है, यानी राजनयिकों का पूर्ण समर्थन है, तो लेखक ने तर्क दिया कि हाँ भाई है। विदेश मंत्री वांग वी का जिक्र किया गया, वांगी का। इन्होंने कहा, देखिए आ गया, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को इनके शब्दों में कहा, क्या कहा गया? जानबूझकर किए गए अपमान का विरोध। यानी जानबूझकर अगर कोई भी देश चाइना का अपमान करता है एनी हाउ, किसी भी प्रकार से, तो उसका विरोध अब आक्रामकता के साथ किया जाएगा चीनी, ठीक है ना, मीडिया के द्वारा, उनके डिप्लोमेट्स के द्वारा। और इसी को कहा गया वुल्फ वॉरियर, यानी जानबूझकर अगर आप अपमान करते हैं तो आक्रामकता आपको झेलनी पड़ेगी। यानी चाइना आक्रामक हो चुका है। ठीक है ना, ये यहां से। अब आइए देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। चीन में देशभक्तिपूर्ण एक्शन फिल्मों की बेहद सफल श्रृंखला, बच्चों या इसको श्रृंखला कर लीजिएगा, श्रृंखला का शीर्षक है ये। यानी ये जो वुल्फ वॉरियर 1 और 2 नाम से मूवी आई थी, तो उसी से यह शब्द लिया गया है, वहीं से यह शब्द निकला है, वुल्फ वॉरियर। तो समझिएगा इस पॉइंट को, यानी वुल्फ वॉरियर कहां से लिया गया है? तो एक देशभक्तिपूर्ण फिल्म है जिसके 2 पार्ट हैं, 1 और 2। क्या है? जिसके 1 और 2 2 पार्ट हैं। ठीक है। और अगर आप वुल्फ वॉरियर 2 की जो फिल्म है उसकी एक टैगलाइन को देखेंगे, तब इसको आप आसानी के साथ समझ पाएंगे और अच्छे से। ठीक है। और ये फिल्में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही हैं, और उसके बाद ये क्या हो गया है कि चाइना में एक प्रचलित शब्दावली के रूप में आ गया है। तो ये जो पीपल्स, ये वुल्फ वॉरियर 2 है, यानी ये जो जिसकी टैगलाइन यहाँ पर दिखा रही है विदेश नीति के इस एलिमेंट को, तो इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। यानी ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यानी जो चाइना की आर्मी ऑफिशियल PLA का एक दस्ता है, यानी पूरा उस एक यूनिट है, आप समझ सकते हैं। और उसी के आसपास यह फिल्म आधारित है। यह दस्ता जो है, यह पीपल्स लिबरेशन आर्मी का, ये कहाँ गया है? ये गया है चीनी नागरिकों को बचाने के लिए अफ्रीका में, यानी अफ्रीका में उनके ऊपर संकट है। तो उसके बाद इस फिल्म की टैगलाइन है कि इवन दो 1000 माइल्स अवे, अगर आप हजारों मील दूर हैं, एनी वन हु अफ्रंट्स चाइना विल पे, यानी जो चाइना का अपमान करेगा किसी भी प्रकार से, वह किसी भी प्रकार से हो, वो पे करेगा।
तो यही है जो वुल्फ वॉरियर 2 फिल्म की टैगलाइन है, इवन दो 1,000 माइल्स अवे एनीवन हु अफ्रंट चाइना विल पे। यही क्या है, यही वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की आधार लाइन है, यह चीज याद रखें। अब जानना यह आवश्यक होता है कि यह फिल्म में दिया गया टैगलाइन यह डिप्लोमेसी में कैसे आया, यानी कि फिल्म सीरीज और यह चीनी डिप्लोमेसी में वर्ड कैसे आया, इनके मध्य लेखक मतलब अगर आप तुलना करें तो अच्छे से समझ पाएंगे। फिल्म सीरीज में जो कहा गया और चीन डिप्लोमेसी के मध्य, तो ये आप याद रखेंगे। CNN का मैंने ये रखा है, आप इसको CNN, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे CNN चैनल वर्ल्ड न्यूज, तो ये बहुत बड़ा चैनल है और उसने इस चीज को इंटरलिंक किया जो हिंदू में नहीं था। ये मुझे आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट था, हिंदू में कहीं लिखा ही नहीं है कि ये कैसे वहां की डिप्लोमेसी में आया है, लेकिन मुझे था कि अच्छा वर्ड है, आप लोगों को हर चीज एग्जाम में ना भी आए तो भी जानना चाहिए। तो ये जो फिल्म सीरीज है, तो CNN ने अपने इस शोध अध्ययन में ये कहा है कि जुलाई 2019 में झाओ लीजियन, ये पाकिस्तान में जो चीनी दूतावास है, चीनी एम्बेसी है, इसके काउंसलर थे। इन्होंने ट्विटर पर अमेरिकी सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी की, यानी सख्त टिप्पणी की, इतना कि अमेरिका तिलमिला गया। और उसका कारण क्या था कि अमेरिका ने चीन में हमेशा, अमेरिका ने उस टाइम पर यानी मानवाधिकार के हनन का मामला उठाया कि चीन में मानवाधिकारों का हनन होता है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। फिर इसके बाद अब चाइना ने क्या तर्क दिया, सीधा सीधा ट्विटर पर इन्होंने, यानी चीनी दूतावास के काउंसलर झाओ लीजियन, देखिएगा अब काउंसलर थे ये, लेकिन उसके बाद देखिए इनकी पदोन्नति कितनी जबरदस्त होती है। फिर इन्होंने अमेरिका पर सख्त टिप्पणी दी और कहा कि जो देश रेसिज्म में फंसा हो, यानी श्वेत अश्वेत में, जिस देश में इतनी ज्यादा आय असमानता हो, यानी एक के पास ज्यादा पैसा एक के पास बहुत कम, एवं गन वाली हिंसा, मतलब गन आधारित, बंदूक आधारित हिंसा वाला यूएस हमारी आलोचना नहीं कर सकता। इसके बाद अमेरिका की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई, वहां के मीडिया में, पश्चिम में, हर जगह उठा। और यहीं से यानी झाओ लीजियन के इस स्टेटमेंट से जो है, जो इनकी वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी है वह फ्रंट पे आ जाती है। और उनके इस ट्विटर को बहुत सपोर्ट मिलता है चाइना के डिप्लोमेट्स के द्वारा। और अब बताने की आवश्यकता नहीं है, आज ये चीन के 3 सबसे बड़े जो विदेश नीति मतलब माइंड सेट वाले व्यक्तियों के रूप में इनकी गिनती की जाती है। तो ये यहां से आप पॉइंट याद रखिएगा कैसे होता है, ठीक है ना। अब इसका विस्तृत आधार क्या है, यानी कि किस प्रकार से इसको अब आगे बढ़ाया जा रहा है, इसको यानी कि आक्रामकता का आधार क्या है। तो आप सबको आक्रामकता, यानी जो ये वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी है, ये आक्रामक है, तो इसका आधार क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना है। तो यहाँ एडिटोरियल राइटर, अब हम फिर से एडिटोरियल पर वापस आ गए। एडिटोरियल राइटर ने कहा कि तिएनमेन स्क्वायर, या इसे हम कहीं कहीं पढ़ेंगे, कहीं कहीं तिएनमेन लिखा होता है, कहीं थियानमेन लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। थियानमेन स्क्वायर गोली कांड हुआ था, नरसंहार हुआ था। एडिटोरियल राइटर ने कहा उसके बाद मतलब इस प्रकार की घटना फिर ना हो, यानी आपको पता होगा बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी थियानमेन में। थोड़ा सा आपको बता देता हूं, यानी चीन की राजधानी बीजिंग में ये चौक था, जैसे आप कहीं चौराहे पे जाते होंगे, जहां भी रहते होंगे, वैसे ही चौक, जैसे इंडिया का जंतर मंतर है। तो बीजिंग के थियानमेन चौक पर वर्ष 1989 में लोकतंत्र के समर्थन में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। चीनी सरकार ने उस समय उस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए वहां जितने भी बहुत बड़ी संख्या में, आप याद रखिएगा, लोग थे, जैसे आप ऐसा मानिए कि सरसों डालने की जगह नहीं थी, वहां मौजूदा प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवा दी थी। अब चीन की सरकार, याद रखिएगा, अब भी उस समय भी अपने उस कदम का बचाव करती हुई हमेशा दिखाई देती है। और स्पष्ट रूप से अब इस प्रकार का कोई लोकतांत्रिक पहलू आगे ना आ जाए, तो ऐसे में लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए रणनीति के रूप में राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया गया। यानी कि फिर राष्ट्रवाद का मतलब, अगर प्रत्येक देश चीनी प्रथम की अवधारणा पकड़ लेगा, चीनी प्रथम की अवधारणा, ठीक है, हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल आपको एग्जाम में करना नहीं, चूंकि चीनी प्रथम वो कह नहीं रहे, लेकिन
राष्ट्रवाद का मतलब यही हो गया कि चीन ही सर्वोपरि है, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से। तो अगर एक नागरिक को ये पता लग गया कि भाई हम ही लोग मतलब जो है चाइना सर्वश्रेष्ठ है, तो स्वाभाविक है वो सर्वश्रेष्ठता की तलाश करेगा, वो लोकतांत्रिक अधिकारों की तलाश नहीं करेगा। तो यानी थियानमेन स्क्वायर नरसंहार के बाद एक सह विकल्प के रणनीति के रूप में राष्ट्रवाद को अपनाया गया है, और इस राष्ट्रवाद को अभिव्यक्त करने के लिए जो है वुल्फ बार डिप्लोमेसी एक क्या है, एक साधन है। तो वो जो आप पढ़े थे वो साधन है, साध्य है। क्लियर है? आज यह राष्ट्रवाद, याद रखिएगा, आज यह राष्ट्रवाद क्या है, आज इस राष्ट्रवाद को यानी जो चाइना ने राष्ट्रवाद अपनाया है, इसे महान कार्यकलाप के रूप में कहता है कि यह महान कार्य है चाइनीज राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना, और इसी मुहावरे से वो प्रेरणा प्राप्त करता है। और इसके कई आधार हैं। 1990 के दशक में पेट्रियाटिक एजुकेशन कैंपेन चलाया गया, यानी कि देशभक्ति की शिक्षा दी जाए, ये पूरा कैंपेन चला। अब आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में भी कुछ कुछ बीजेपी सरकार वही चीज़ें करती मतलब कर रही है। तो पेट्रियाटिक एजुकेशन कैंपेन, और इसका आधार क्या दिया, यानी देशभक्ति क्यों चलाएगी, ये आप ऐसे मत पढ़ेगा कि हम किसी सूचना के लिए पढ़ रहे हैं। ये हमें अभी, मैं जब ये पूरा खत्म हो जाएगा फिर आपके साथ कुछ मतलब कुछ प्रश्नों को मतलब ऐसे ही उठा करके और उस पर चर्चा करूंगा कि आपको क्यों लाने की जरूरत है इन सब चीजों पर। तो इसका आधार दिया गया कि भाई अपमान की शताब्दी रही है, यानी उन्होंने माना है ये 20वीं शताब्दी अपमान की रही है, क्योंकि चाइना जो है जापान से भी हारा ही, समझ रहे हैं ना, और फिर ब्रिटिश कुछ टाइम के लिए ही ब्रिटिश का प्रभाव रहा, नियंत्रण में रहा, अपमान की शताब्दी का। तो वो जो ये देशभक्ति का आधार लेके चलता है, राष्ट्रवाद का आधार लेके चलता है, तो उसके पीछे वो एक माइंडसेट बनाता है कि हमारे अपमान की शताब्दी रही है, अब हम स्वाभिमान की शताब्दी की तरफ है, यानी 21वीं शताब्दी स्वाभिमान की शताब्दी, और अपनी आक्रामकता को फिर प्रदर्शित करता है, काल्पनिक दुश्मन बनाता है। ये याद रखिएगा, काल्पनिक दुश्मन राष्ट्रवाद को प्रकट करने के लिए, या खतरे की धारणा प्रकट कर देता है, यानी मीडिया के द्वारा, चाइनीज मीडिया के द्वारा, कि हमारे बड़े दुश्मन है, खतरा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही चीज हमें बचा पाएगी कि पूरा चाइना एक हो जाए। पैट्रियोटिक एजुकेशन कैंपेन, क्या आपको नहीं लगता, अब देखिए आना स्टार्ट हुआ। एलएसी पर जो ये तनाव है, एलएसी स्टैंड ऑफ है, तो ये एलएसी स्टैंड ऑफ कहीं ना कहीं वह उसके उस काल्पनिक दुश्मन या खतरे की धारणा का ही एक, यानी कि इसको लोगों में प्रकट किया गया और उसके बाद यहाँ पर चीज़ों को डिप्लॉय कर दिया गया। यानी चीनी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहती है, आंतरिक स्तर पर भी मजबूती प्राप्त करना चाहती है, बाह्य स्तर पर वैश्विक विश्व में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में, यानी एकमात्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहती है। और उसके लिए क्या क्या आधार ले रही है और क्या क्या ये काम है, और इस काम को बेहतर करने के लिए क्या क्या आधार है वो ले रही है। वर्तमान में फिर बताया गया कि तीसरा पॉइंट आप देखें, नए देशभक्ति शिक्षा दिशा निर्देश 2019 में जारी किए गए, यानी जो यहाँ पे थे अब उसको नए ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, यानी पूरा राष्ट्रवाद। वर्तमान में महान भ्रष्टाचार विरोधी अभियान वहां पे चला है, आप सबको पता होगा, यानी चाइना के प्रत्येक संस्था से भ्रष्टाचार को समाप्त करना। इसके द्वारा जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है उनकी फंडुई फाबुई नामक छवि, एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी चाइना में उनको फंडुई फाबुई के नाम से अब जाना जाता है, यानी कि जो भ्रष्टाचार को बिल्कुल समाप्त कर देगा। तो इस प्रकार यानी इन सब उपायों के द्वारा वो अपने आप को क्या कर रहा है कि चाइना में राष्ट्रवाद की एक नई लहर ला रहा है, और वुल्फ डिप्लोमेसी की में जो प्रस्तुत किया जा रहा है उसके लिए एक आधार का काम कर रहा है। 2019 में देखिए क्या किया गया, 2019 से 23 तक नेशनल वर्क प्रोग्राम, बच्चों, नेशनल वर्क प्रोग्राम फॉर द एजुकेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ पार्टी मेंबर्स। अब देखिए, यानी जो चाइनीज पार्टी के मेंबर्स हैं उनको किस प्रकार से स्किल्ड किया जाए, उनको कैसे प्रशिक्षित किया जाए, उस पर भी एक कार्यक्रम चला रहा है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई कार्यक्रम चलता ही नहीं। 2035 तक चीन को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व देना, ये मैं आपको हिंदी एडिटोरियल भी करा चुका हूँ। तो यानी जो आक्रामक डिप्लोमेसी, उसके ये सारे आधार हैं कि आंतरिक रूप से मजबूत करना अपने आप को, जो वो कर रहा है राष्ट्रवाद के द्वारा, अन्य चीजों के द्वारा, और बाह्य स्तर पर आक्रामक रणनीति अपना रहा है
बाह्य स्तर पर आक्रामक जिसका आधार है वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी। वुल्फ वॉर, WWD आप इसको याद करिएगा, वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी, WWD, ठीक है ना। तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा ही। अब इंडिया चाइना रिलेशन पर या किसी भी चीज़ पर अगर आप जो कि एशिया का कंसर्न है, भारत और चाइना का कंसर्न है, तो वहाँ पर आप इस टर्मिनोलॉजी को ज़रूर यूज़ करिएगा। उसका आंतरिक आधार आपको पता है और आप बेहतर ढंग से कर सकेंगे। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी क्या है, में भी कभी कभार पूछ सकता है, तो अब आप एक बार इसको जो है एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के रूप में भी इसको आप कर सकते हैं। क्या है कि वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी क्या है, वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी क्या है, ठीक है ना, ये आप कर सकते हैं। क्या है यह भारत चीन संबंधों में, यह भारत चीन संबंधों में भारत चीन, एक मिनट, संबंधों के हालिया दौर में, यानी हाल के वर्षों में, के हालिया दौर में किस प्रकार देखी जा सकती, किस प्रकार देखी जा सकती, यानी जो इस समय भारत और चाइना के बीच में तनाव है, क्या उसमें हम इसे देख सकते हैं। वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी यानी आक्रामकता जो सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है ना, या अन्य मीडिया के स्रोतों के माध्यम से वहाँ के राजने द्वारा यानी राज्य प्रायोजित, तो आप हमेशा देख सकते हैं, चाहे क्वाड रहा हो। अब जरा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वुल्फ वॉर आपको पता लग गया भारत चीन संबंधों के हालिया दौर में। तो अब आप देखिए कि भारत अमेरिका के साथ सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से सहयोग कर रहा है। चाइना उसे क्या कहता है, आप पहला चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ा, यानी कि कल उन्होंने, परसों उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी सेम उसी प्रकार की मतलब जो है पहल की है, लेकिन वह भारत अमेरिका के संबंधों को जब भी कोई पहलू आगे करता है तो वहाँ पर तुरंत आक्रामक हो जाता है। क्वाड को क्या कहा गया, क्वाड को इतना ज़्यादा आक्रामक बताया गया, यानी क्वाड को कहा गया कि यह एक प्रकार का नाटो है, चाइना के विरुद्ध एक प्रकार का नाटो, ये है, आप समझ सकते हैं आक्रामकता। तो आप इस प्रकार से इस चीज को हल कर सकते हैं। क्वेश्चनेबल डाटा, लिटिल रूम फॉर एक्सूबरेंस, तो ये एडिटोरियल बहुत खास नहीं है, लेकिन टॉपिक अच्छा है, तो मैंने टॉपिक बता दिया, बाकी आपको हिंट कर दूंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। संदिग्ध डेटा, मतलब ये पूरा इतना डाटा है इसमें ना कि 1 जुलाई को बताया गया, यानी 1 जुलाई से 1 सितंबर हम लोगों ने पढ़ा है, जो Q2 है, जीडीपी की विकास दर में 7.5% की गिरावट, और पहले में लगभग 24% की गिरावट थी Q1 में। तो ये जो थोड़ा सा, यानी कि भाई कभी 24 की गिरावट थी, अभी 7.5 की है, तो बीच में ये जो दिखा रहा है कुछ कुछ अच्छा दिखा रहा है, अच्छा। तो सरकार इसको कह रही है कि यह आर्थिक पुनरुद्धार का संकेत है, लेकिन ये कहते हैं कि आर्थिक पुनरुद्धार को आप इंगित करना, यानी ये जो तिमाही आंकड़े आए हैं इसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि भारत में आर्थिक पुनरुद्धार हो रहा है। इन्होंने कहा फ्लॉड थिंकिंग, यानी त्रुटिपूर्ण सोच है, रिकवरी मामूली रहने की संभावना है। और उन्होंने फिर एक एक क्षेत्र में धीरे धीरे फोकस कर दिया, तो इतना ये आपको जानने की आवश्यकता क्यों नहीं, रिकवरी मामूली रहने की संभावना। आप सबने पढ़ाई, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो आया उसमें भी हम सभी उद्योगों में लगभग स्लो ही थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूरे डाटा से बता दिया, तो कोई मतलब नहीं है, बट ये मुद्दा है, मुद्दा याद रखिएगा। इकोनॉमिक रिकवरी कैसे होगी, आर्थिक रिकवरी कैसे होगी, मंदी से कैसे दूर जाएंगे, ये सारा मैं आप लोगों को डिटेल में करा चुका हूँ। तो अच्छा था नहीं, इसमें कुछ खास मुझे लगा नहीं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है तो बहुत छोटा, तमिलनाडु की स्थानीय राजनीति पर है, लेकिन इसमें जो मुद्दा है, मतलब जिस पर एडिटोरियल लिखा गया वो ऑसम है और मज़ा आएगा आपको। और क्योंकि यूपीएससी पूछता भी है जातियों पर, तो देखिए आइए, एडिटोरियल है जातियों की गिनती क्या है, जातियों की गिनती। एडिटोरियल का घटनाक्रम क्या है, तमिलनाडु सरकार जातिगत आंकड़ों को एकत्र करने के लिए आयोग की स्थापना, ठीक है ना, यानी कि जो जातिगत आंकड़े होते हैं उनको एकत्र करने के लिए
एक आयोग की स्थापना तमिलनाडु सरकार ने की। ये अपने आप में एक बड़ी पहल अभी तक किसी राज्य ने नहीं की थी। तो यानी कि अब जातिगत आंकड़े पता लग पाएंगे कि यानी वहाँ पर शिक्षा, साक्षरता ये अलग अलग जातियों में किस प्रकार से है। तो इसको लेकर के जैसे कि इसमें कहा गया कि तमिलनाडु में जो आरक्षण है वो 69% है, तो 50% की सीमा से बहुत अधिक ऊपर है। तो एडिटोरियल राइटर ने कहा जातियों की जब गिनती आएगी तो ऑब्वियस है जातियां जो पिछड़ी हैं उनको आरक्षण मिला है, तो फिर यहाँ पर 69% का उनका जो आरक्षण देने का टोटल डिसीजन अभी तक का मतलब जो मात्रा पहुंच चुकी है उसका ये संरक्षण कर पाएंगे। तो ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ से भी एक नया मुद्दा उठता है कि क्या इस प्रकार की जातियों की गणना से आरक्षण को राज्य बढ़ा सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट और आगे क्या क्या बातचीत होगी वो सारी चीजें। जातिगत आंकड़ों को एकत्र करने के लिए आयोग की स्थापना, जो एडिटोरियल राइटर ने लिख दिया वो सबसे ज्यादा मस्ट है, जो हमें यूपीएससी में अ कास्ट वाइज सर्वे हेल्प्स गैदर क्वांटिफिएबल डाटा बट द एम मस्ट बी अ कास्टलेस सोसाइटी। ये अच्छा पॉइंट है कि जो जातिवार सर्वेक्षण होते हैं यानी कि जो हम जातियों का आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, मात्रात्मक डाटा इकट्ठा करते हैं, यानी कि ये क्या करता है आपको बताता है कि एक एक जाति का क्या स्तर है शिक्षा से लेकर जीवन के प्रत्येक पहलू तक। तो ये मात्रात्मक डाटा तो जो है इसके साथ इकट्ठा हो जाता है, लेकिन इन्होंने कहा ये अच्छा पॉइंट है, इनका उद्देश्य एक जाति विहीन समाज का निर्माण होना चाहिए। यानी जो डाटा हमारे पास अवेलेबल हो तो हम जाति विहीन समाज के लिए उसका इस्तेमाल करें। और बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट किया है। जाति विहीन समाज का मतलब क्या है? जाति विहीन समाज का मतलब है यानी कि सबकी बराबरी। यहाँ जाति विहीन का मतलब है सामाजिक न्याय नीति की तर्क संगतता। क्या है, इसको ठीक कर लीजिएगा। सामाजिक न्याय नीति की तर्क संगतता क्या है? तर्क संगतता। तो ये आप याद रखिएगा, यानी कि आपकी जो सोशल पॉलिसी होनी चाहिए उसको तर्क संगत बना करके हम जाति जो व्यवस्था उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सब लोग विकसित हो जाए यानी सब मुख्य धारा में आ जाए, सबके पास रोजगार हो जाए, बेहतर घर हो जाए, हर चीज हो जाए, यानी आर्थिक विकास के प्रत्येक सोपान पर पहुंच जाए, तो स्वाभाविक है जाति का असर कम हो जाता है। आप देख सकते हैं शहरों में इसीलिए जाति का असर बहुत व्यापक रूप से दिखाई नहीं पड़ता। फिर इन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से भी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 कराई गई, लेकिन इसके जाति आंकड़ों का अब तक खुलासा नहीं हुआ। तो यहाँ तक इन आंकड़ों का इस्तेमाल जो है सामाजिक न्याय नीति बनाने में करनी है, जिससे जाति विहीन समाज की स्थापना की जा सके। तो एक अच्छा पॉइंट है जीएस पेपर 2 में सामाजिक न्याय वाले खंड में जब आपसे कोई पॉलिसी एनालिसिस कराने को पूछे तो आप पॉलिसी एनालिसिस में जाति जनगणना और जनगणना के डाटा का किस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए इस विषय को एक पंक्ति में लिख सकते हैं। इतनी इसकी इंपॉर्टेंस। और जाति पर सोसाइटी में जीएस 1 में भी लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए इस प्रकार की थोड़ी सी अलग सोच कि डाटा का इस्तेमाल केवल डाटा के लिए ना हो, डाटा का इस्तेमाल क्या हो कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए, यानी कि सब तक संसाधन कैसे बेहतर ढंग से पहुंच सकें, तो इससे जाति विहीन समाज का निर्माण हो पाएगा। ये आज का टॉपिक जो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है आज का, हार्ड बार्गेन्स एंड द आर्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, कठिन सौदेबाजी और नीति निर्धारण की कला। और आपने वो न्यूज भी देखी है, कौन सी न्यूज, जिसमें किसानों ने कहा है कि कृषि बिल बहस होनी चाहिए। प्लीज इसको भी एक बार देख लीजिएगा, तब हम लोग इसको एक सेकंड के लिए एक मिनट, ये न्यूज एक बार आप देखिए, मैं जान के दिखाना चाह रहा हूँ जिससे कि फार्मर्स, ये इसलिए केवल गहराई के लिए जिससे आप मुद्दों को समझ। जो फार्मर्स हैं ये मांग कर रहे हैं बच्चों, डिमांड कर रहे हैं। किस चीज की मांग कर रहे हैं? स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि आप संसद का एक विशेष सत्र बुलाइए, ठीक है ना। तो कहा गया है कि स्पेशल सेशन बुलाइए और इसमें बातचीत कीजिए। बहुत बढ़िया पॉइंट है, बातचीत कीजिए। अब आप पकड़े रहेगा स्पेशल सेशन। अदरवाइज इनके प्रतिनिधियों ने कहा है कि हम राजधानी को जाम किए रहे, यानी किसान स्पेशल सेशन की मांग कर रहे हैं। अब आइए जरा देखिएगा, पकड़े रहिएगा स्पेशल सेशन।
बहुत बढ़िया है। यानी स्पेशल सेशन को अब आप पकड़े रहिए, एक वर्ड को पकड़े रहिए, तब अभी देखिए इसको पॉलिटी में कैसे हम लोग लेके चल। अब आइए जरा, डायरेक्ट तो आपको भी पता है क्वेश्चन कोई यहां से आ नहीं रहा, लेकिन देखिए अब कैसे इंटरलिंक हो रहा है ये IQ IP। बहुत पहले 2002-3 की बात है, एक क्वेश्चन आया था बच्चों, एक क्वेश्चन आया था, वो मैं यहाँ पे लिख दूं। एक क्वेश्चन आया था, संसदीय विपथ गमन से आप क्या समझते हैं? विपथ गमन का मतलब होता है उल्टे मार्ग पर चलना, ठीक है। संसदीय विपथ गमन यानी कि जो आपके पावर हैं, जो आपकी शक्तियां, उससे उल्टा। संसदीय विपथ गमन से आप क्या समझते हैं? ये IAS का क्वेश्चन, आप प्लीज चेक करिएगा, 2002 या 3 का या उसी के आसपास का। संसदीय विपथ गमन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको आगे इसको कैसे दूर किया जाए एंड सो ऑन। तो हमें अब देखिए संसदीय विपथ गमन यानी कि जो जो फार्मर्स हैं, आप ध्यान करिए, फार्मर्स कहते हैं कि हम दिल्ली को जाम करेंगे, चोक करेंगे, अदरवाइज आप स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाइए। क्या करिए? स्पेशल पार्लियामेंट सेशन। अब आप देखिए, यानी एक स्पेशल सत्र बुलाइए किसानों की मांग, जिन्हें हम कहते हैं कभी कभी भारतीय किसान परंपरागत हैं। जरा गहराई से, किसानों ने कहा, उनके प्रतिनिधियों ने कहा, और इनको हम कहते हैं कि भाई ये परंपरागत सोच वाले भारतीय किसान हैं, जिसके कारण से कृषि हमारे यहाँ पिछड़ी हुई। यानी चलिए हम आज के लिए मान लेते हैं, ऐसा नहीं कि सारे परंपरागत हैं, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारे परंपरागत किसान। तो जब परंपरागत किसान इस चीज को समझते हैं कि इस प्रकार के बिल पर आज जो हम दिल्ली में मतलब आंदोलन कर रहे हैं, या पूरे देश में जो भी इस पर आंदोलन हो रहे हैं, बहस हो रही है, उसके लिए उचित स्थल बुराड़ी का, दिल्ली का मैदान ना हो करके, जंतर मंतर ना हो करके, या किसी राज्य की राजधानी का कोई स्थल ना हो करके वह पार्लियामेंट है। अगर संसद के चुने हुए प्रतिनिधि इस चीज को नहीं समझते हैं, इसी को हम बोलते हैं बच्चों संसदीय विपथ गमन। याद है क्या बोलते हैं? संसदीय विपथ गमन। इसका मतलब आज जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं उसका घटनाक्रम है कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का जो आंदोलन हो रहा है। देखिए किसान जो मांग कर रहे हैं, इस एडिटोरियल में जो लिखा गया वो एकदम किसानों की मांग को 100% जायज, जबकि न्यूज आपको पता है, ठीक है, एडिटोरियल एक दिन पहले ये लोग शायद बना लेते हैं। आप देखिए कितना बढ़िया मैच हो रहा दोनों में। सारांश क्या है? यानी एडिटोरियल राइटर ने कहा, डिसकंटेंट ओवर द न्यू फार्म लाइज, यानी जो असंतोष है नए कृषि कानूनों पर, यह रिजल्ट है किस चीज का? साइड स्टेपिंग। किस चीज की साइड स्टेपिंग? यानी किनारे लगा देना, डिबेट का, बहस का, डिस्कशन का, चर्चा का। कहां पर? पार्लियामेंट में। आई होप आपको ये मुद्दा समझ में आ गया। यानी नए कृषि कानून पर जो असंतोष हुआ है वह संसद में बहस और चर्चा को किनारे करने का एक परिणाम है। मेरे प्यारे बच्चों, गजब का इंटरलिंक हुआ कि नहीं? मैं नहीं कर रहा हूं मतलब न्यूज में, एडिटोरियल में। यह इंटरलिंकिंग किसमें है? न्यूज प्लस एडिटोरियल में है कि नहीं? और ये कितनी तार्किक बहस हम लोग करने जा रहे हैं, अमेजिंग बहस है। यानी GS पेपर 2 IQIP, GS पेपर 2 में जब आप राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, उस राज्य व्यवस्था में एक यूनिट है, यूनिट का नाम है 5, यानी जो है केंद्र और राज्य जो भी काम करते हैं और उनके काम के कारण जो विषय उत्पन्न होते हैं, तो केंद्र का ये काम है। और केंद्र का काम क्या है? कि उनका काम है किसानों के लिए कानून बनाना। तो वह बिल उन्होंने अधिनियम के रूप में कन्वर्ट किया और उसके अगेंस्ट विषय उत्पन्न हुआ किसानों के द्वारा, जिस पर हम लोगों ने कल परसों चर्चा की कि किसान किस प्रकार से APMC और न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वंद्व में फंस करके और आज आंदोलन के लिए खड़े हो गए हैं। तो उनके खिलाफ किसान आंदोलन, और फिर इसका राजनीतिक पहलू यानी राज्य व्यवस्था का पहलू, कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर संसद में हम पहले इस पर बहस और चर्चा कर लेते तो शायद एक बेहतर समाधान प्राप्त कर सकते थे। क्या कहा गया? एक बेहतर समाधान हम प्राप्त कर सकते थे। यह मुद्दा आपके सामने आया। तो जब भी पॉलिटी में लिखिएगा, यानी कि जब भी हम पॉलिटी वगैरह पर कोई भी चीज़ अटेम्प्ट करें, तो इस प्रकार की चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। आपको बहुत अच्छा है UPSC, मतलब आप इंटरव्यू दे रहे हो, मेंस लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको इन सब विषयों पर अगर आप बोलते हैं, लिखते हैं, तो जबरदस्त रूप से मजा आता है, ठीक है ना। यानी जब भी आप अध्यादेश लेकर के आते हैं
जैसे आपको पता है अध्यादेश लाया गया, राज्यसभा लोकसभा में बहुमत है, बिल पास हो गया, तो कहीं ना कहीं आप जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका उल्लंघन करते हैं। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी संसदीय विपथ गमन का मतलब, एक एग्जाम्पल कि जब जो बिल पास करने की प्रक्रिया है, अगर उस प्रक्रिया का हम उल्लंघन करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसे हम संसदीय विपथ गमन कहते हैं। जैसा कि वर्तमान कृषि कानून के संदर्भ में या अन्य कानूनों के संदर्भ में, चाहे श्रम बिल हो या कोई और बिल हो, तो हम देख सकते हैं। ठीक है, आइए प्रमुख तथ्य समझते हैं कैसे संसद में एक बिल एक्ट के रूप में तब्दील होता है। तो आपको पता है सबसे पहले संशोधन बिल को राज्यसभा या लोकसभा में पेश किया जाता है। इसके बाद इस पर पक्ष और विपक्ष में बहस होती है। उसके बाद जो सदस्य संख्या होती है, मतदान होता है। ठीक है ना। अब आप देखिए मतदान वगैरह होता है। फिर इसके बाद जब सारी प्रक्रिया हो जाती है, यानी जो है, ठीक है, जो संसदीय समिति के पास जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, जब प्रथम वाचन, सेकंड वाचन, फिर थर्ड वाचन, यानी एक प्रोसेसिंग की बातचीत है, एक प्रोसेसिंग की बात है, तब जा करके वह फिर जब सदन में आता है। तो कहने का मतलब है इसमें पूरी प्रक्रिया का अनुपालन होता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, बिल एक्ट में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ इतनी बातें बताने के पीछे रीजन केवल एक आपको समझाना है कि हम किसान आंदोलन से एक नया, आप कह सकते हैं एक नई समझ हमारे अंदर विकसित होती है कि कैसे जो किसान आंदोलन है वह राज्य व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में हमारे सामने आता है, जिसका सिंपल आधार है, यानी कि जब संसद में संसदीय समितियां हैं, संसद की प्रोसेस है, पक्ष और विपक्ष में बहस करने का पूरा आधार है, तो फिर क्यों इसको जल्दीबाजी में कोविड काल में ही पास कर दिया गया। तो यह एक वैलिड मुद्दा है जो हमेशा, ठीक है ना, किसी की भी सरकार आए, हमेशा ये मुद्दा प्रासंगिक रहेगा कि संसदीय प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात ही किसी बिल को एक्ट में कन्वर्ट करना चाहिए। अन्यथा अन्यथा इसी प्रकार की समस्याएं सामने आएंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं किसान आंदोलन हमारे सामने आया और किसान स्वयं ये मांग कर रहे हैं कि आप इस पर पार्लियामेंट में चर्चा करिए। क्यों कह रहे हैं पार्लियामेंट में चर्चा होगी, स्पेशल सत्र में, मीडिया में बात आएगी, देश के नागरिकों को पता चलेगा, एक जनमत बनेगा, और वही जनमत क्या करेगा, फिर कानून में अगर आवश्यक है तो संशोधन का आधार बनेगा। क्यों? क्योंकि चुनी हुई सरकारों को इसी जनमत के पास अपने लोकतांत्रिक सत्ता के लिए वोट मांगने जाना पड़ता है। तो कितना बढ़िया टॉपिक है, आप इसको प्लीज आप पढ़िएगा। इसके अलावा भारत लोकतंत्र विषय पर अगर कोई निबंध आता है, वहां पर इसको आपको यूज करना है किसी भी प्रकार से। तो ये घटना जो पॉलिटी के साथ जुड़ गई है, और इसमें जिस प्रकार से उन लोगों ने स्पेशल पार्लियामेंट सेशन की मांग की है, तो लोकतंत्र में जब भी लिखेगा भारतीय लोकतंत्र की विकास यात्रा, सकारात्मक या नकारात्मक जो भी, तो उसमें जब आप कुछ न कुछ चिंता वाले पहलू उठाइएगा, तो यहाँ पर आप इस किसान आंदोलन, उसका राज्य व्यवस्था में इस्तेमाल आप उठा लीजिएगा। इसके अलावा पॉलिटी में अगर संसद की प्रक्रिया पर कोई प्रश्न पूछता है, संसदीय विपथ गमन पर कोई प्रश्न पूछता है, तो भी यह एक एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने आ जाए। एक और बहुत अच्छी आज की जो न्यूज है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अलूमिंग हेल्थ क्राइसिस, यानी कोविड तो है। अब आपको लगेगा, मुझे भी लगातार बात, फिर से कोविड आ गया क्या? तो कोविड 19 हमें पता है, लेकिन ये कोविड 19 के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया कि भाई हम इसी में खो गए हैं। एक खतरनाक स्वास्थ्य संकट हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में लोगों के सामने खड़ा, जिस पर हम लोग एक एडिटोरियल पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उस एडिटोरियल में हमने क्या पढ़ा था, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आज यहां पर बहुत बढ़िया समझाया गया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये कहा गया कि ये ग्रो कर रहा है बहुत तेजी के साथ, और ये कहा गया है कि हम देर हो जाए उसके पहले इसका समाधान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जीएस पेपर 3 में, मुझे लगता है साइंस एंड टेक में, चूंकि एंटीबायोटिक दवाओं पर क्वेश्चन पूछ चुका है। यानी क्या क्वेश्चन पूछा था आपको याद होना चाहिए, साइंस एंड टेक में पूछा था 14, 15, 16 किसी वर्ष में, 16 में शायद पूछा था, आप चेक करिएगा प्लीज। 16 एंटीबायोटिक दवाओं का जो उपयोग हो रहा है उसके कारण से रोगाणु प्रतिरोधकता विकसित हो जा रही है। और क्यों हो रहा है? चूंकि
बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम लोग एंटीबायोटिक दवाओं तक पहुंच चुके हैं। इस विषय पर आपसे चर्चा करने को कहा गया। तो अब उसी एंटीबायोटिक के ढेर सारे यूज के कारण ये जो आपके अंदर प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है, यानी रोगाणुओं में जो प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है, उसी के बारे में अब आप पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है ना? क्या पढ़ने चल रहे हैं? उसी के बारे में अब आप यहां पर पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है ना? अब देखिए, रोगाणु प्रतिरोधी घटनाक्रम और सारांश बोथ आप कर लीजिएगा। रोगाणुरोधी प्रतिरोध एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ रहा है और देर होने से पहले इससे निपटने की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जैसे अभी मैं लास्ट में बना दूंगा, जैसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है ना? तब और इसके क्या कारण है, यानी इसके पीछे के कारण है, और इसके क्या नुकसान है, और इसके समाधान के लिए क्या किया जा रहा है और क्या किया जाना चाहिए। तो ये अगर आप इतने पॉइंट आपके क्लियर हैं तो मुझे लगता है 2020 यूपीएससी चौंकाता बहुत है। पता चले कोविड पढ़ के गए, कोविड ना पूछ के ये पूछ लिया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये आप यहाँ पे देखें। आइए देखते हैं क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है? मुख्य तथ्य ये सबसे पहले उठाया गया, जो एएमआर की वृद्धि है उसकी दर खतरनाक है। 35% आम मानव जो है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से प्रतिरोधी, यानी कि 100 में से 35 लोग जो है उन पर अब एंटीबायोटिक दवाओं का कोई असर होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये कहा गया, और जिसके कारण से प्रतिवर्ष 7 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है प्रतिवर्ष। यानी देख सकते हैं कोरोना के आंकड़े, आप याद करिए कोरोना के आंकड़ों के आसपास है ये आंकड़ा। कारण क्या है कि वही हो गया कि ये जो प्रतिरोधी एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी पैरासिटिक, एंटी फंगल, ये जो भी दवाएं हम मान लीजिए हमारे शरीर में कोई दिक्कत आई तो हम 4 दवा ये जो ले रहे हैं इसकी प्रभावकारिता अब कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट में क्या बन चुका है, याद रखिएगा, इसके अंतर्गत जो है जो भी सुपर बग्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सुपर बग्स, मतलब जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट, जो है जो फंगी होते हैं, ये सब रेजिस्टेंस प्राप्त कर लेते हैं। तो स्वाभाविक है इसके कारण उपयोगिता, यानी इन दवाओं का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? बैक्टीरिया के लिए, वायरसेस के लिए, पैरासाइट्स के लिए, फंगस के लिए, जो फंगी होते हैं उनके लिए। तो अब इनके अगेंस्ट में ये सारे जो सुपर बग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है रेजिस्टेंस प्राप्त कर लेते हैं, और जिसके कारण इन दवाओं की प्रभावकारिता कम हो जाती है और इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आपसे पूछेगा चूंकि ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। ठीक है? अब देखिए इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या है। तो भारत के बारे में कहा गया कि पूरे विश्व में भारत एंटीबायोटिक दवाओं, जो आपने पीछे देखा, का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यानी हम लोग तो सीधा दुकान पे जाके सीधा खरीद लेते हैं, एंटीबायोटिक दवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। लेसेंट पत्रिका जो है साइंस जर्नल है, आप सबको पता है, एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार लगभग 58,000 नवजात बच्चे अकेले भारत में किससे, यानी कि सेप्सिस बीमारी से, किससे? सेप्सिस जो बैक्टीरिया है उससे प्रभावित है। क्या है? सेप्सिस बैक्टीरिया। अब आप देखिए, ठीक है ना? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है सेप्सिस क्या है, एक संक्रामक बीमारी है। क्या है? सेप्सिस क्या है? ये एक संक्रामक बीमारी है, ये आप यहां से देख सकते हैं। तो इसके कारण भारत में 58,000 नवजात बच्चे, जिसे आप सेप्टिसीमिया भी कहते हैं, यानी गंभीर रक्त प्रवाह संक्रमण, जिसे हम बैक्टीरिया या रक्त विषाक्तता के रूप में भी जानते हैं। ठीक है? यानी कि यह तब होता है जब शरीर में कहीं और बैक्टीरिया संक्रमण जो है फेफड़ों या त्वचा में होता है और वह रक्त में प्रवेश कर जाता है। यानी एक शब्द में ब्लड इन्फेक्शन। बस क्या होता है बच्चों? ब्लड इन्फेक्शन। एक शब्द में अगर इसको आप कह सके तो आप इसे ब्लड इन्फेक्शन कह सकते हैं। तो ये भारत में भी एक बड़ी चुनौती। अब आइए देखते हैं इसका रीजन। देखिए एकदम जैसे मुख्य परीक्षा का आंसर होता है ना, एकदम वैसे लिखा गया। बढ़ते एएमआर का रीजन क्या है? बढ़ते एएमआर का
तो आपके सामने है, देख सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्म जीव या सुपर बग। इन पर जो एंटी माइक्रोबियल जो मेडिसिन होती है, ठीक है ना, AMD मैंने लिख दिया, एंटी माइक्रोबियल जो मेडिसिन होती है, यानी इन सुपर बग्स को, यानी जो बैक्टीरिया, वायरसेस, जो फंगी, इन सब को रोकने वाले जो एंटीबायोटिक होते हैं, उनका इस पर कोई असर ही नहीं होता, वो हमने पीछे पढ़ लिया। तो पहला तो ये हो गया कि दवाएं जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो बिल्कुल निष्प्रभावी हो रही हैं, और 35% लोगों में ऐसा हो चुका है। अब देखिए, इसके अलावा जो पोल्ट्री उद्योग होता है, दवा निर्माता कंपनियां जो हैं, अस्पतालों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ, ठीक है ना, तो इन सब के कारण भी जो है इस प्रकार का प्रतिरोध, यानी कि इन सब के अंदर आ जाता है, सुपर बगों के अंदर। इसके अलावा जो सीवेज है, इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि जो आपके जंगली जानवर हैं वो अब ह्यूमन लाइफ में एंट्री कर चुके हैं, ये सब भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बढ़ते एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इन सब के माध्यम से, यानी इन सब के माध्यम से क्या होता है, पर्यावरण में बड़ी संख्या में एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन आ गए हैं, जिसे हम AMR कहते हैं, यानी एंटीबायोटिक दवाओं के अगेंस्ट में इन्होंने प्रतिरोध कर लिया, जो आसानी से मानव शरीर के अंदर सुपर बग बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। और सुपर बग बन गया, ये AM जो है, इस पर जो है एंटी माइक्रोबियल जो मेडिसिन यानी एंटीबायोटिक है उसका असर होगा नहीं, तो क्या होगा, स्वाभाविक आपकी मृत्यु। तो बढ़ते AMR का कारण ये हो गया, ठीक है। महत्वपूर्ण पहल, ये कहा गया कि वैज्ञानिकों के रडार पर AMR है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने 2017 में फ्रंटियर्स रिपोर्ट निकाली इस पर, और इसको पर्यावरण चिंता के उभरते हुए 6 मुद्दों में से एक मुद्दा माना है। AMR हम लोग हिंदू में किए थे, पर्यावरण से संबंधित 6 मुद्दे कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कहा गया कि UN स्वास्थ्य एजेंसियां भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR ग्लोबल एक्शन प्लान पर काम कर रही, तो ये वैश्विक पहल हो गई। महत्वपूर्ण पहल में बच्चों वैश्विक पहल ये हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है भारत की क्या पहल है। भारत, तो आप देख सकते हैं, यानी यहाँ कहा गया कि 2020 के प्रारंभ में हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, इसने एक ड्राफ्ट, एक दस्तावेज इशू किया है, ठीक है ना, जो ये कहा गया है जिसमें 121 एंटीबायोटिक्स के ऊपर, ठीक है ना, काम किया जा रहा है कि कैसे इसका बेहतर उपयोग किया जा सके, ठीक है ना, जिससे इसका अंधाधुंध, मतलब पूरी इस पर एक गाइडलाइन बन रही है 121 एंटीबायोटिक्स तक, और यह जो है मतलब अभी फाइनल होने की प्रतीक्षा में अभी तक आया नहीं है। तो यानी 121 एंटीबायोटिक्स पर आपका MOEF एंड CC यानी यह मंत्रालय काम कर रहा है। तो भारत की तरफ से इस पर चिंता आ चुकी है, इस पर काम भी हो रहा है। इसके अलावा 2020 की जुलाई के अंत में कहा गया, मतलब जुलाई माह में, जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, एक अंतर मंत्रालय इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है, ठीक है ना, किस पर, पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधों पर, और जिसमें WHO और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के प्रतिनिधि भी हैं, जो इस पर, जो AMR पर विशेष फोकस करेंगे, इस पर ध्यान करेंगे। तो भारत ने 2 पहल करी, देखिए कितना बढ़िया। अब मुझे आप सब बताएं, कितना बढ़िया से हम लोगों ने पढ़ा, छोटा सा कंटेंट AMR हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप समझिएगा, यानी AMR क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, फिर इसका समाधान कैसे हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जा रहा है, कितना संक्षेप में आपको पता लग गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ फिर से, क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ 5 पॉइंट, सब बच्चों के लिए मेरा 5 पॉइंट, 5 पॉइंट का जो फार्मूला है, अगर आप UPSC निकालना चाहते हैं तो 5 पॉइंट का फार्मूला क्या है, 5 पॉइंट फार्मूला यही है। 5 पॉइंट फार्मूला क्या है, यानी कि आप प्रीलिम्स निकालिए, सॉरी, सबसे पहले अपना ऑप्शनल मजबूत करिए, फिर आप एथिक्स मजबूत करिए, फिर आप एशे मजबूत करिए, यानी एक साथ, ऐसा नहीं कि अलग अलग, और फिर इसके बाद आप प्रीलिम्स पर लग जाइए, और पूरा प्रीलिम्स, यानी जो भी इतिहास भूगोल, ये साल भर पढ़िए, जिससे प्रीलिम्स कभी ना रुके, और मेरे साथ द हिंदू करिए। तो आप देख सकते हैं द हिंदू, यानी ऑलमोस्ट आपके जो भी प्रश्न मुख्य परीक्षा में आएंगे, ट्रेडिशनल पार्ट को छोड़ करके वो सारा यहाँ हो जाता है। और जब आप प्रीलिम्स पढ़ते हो, साल भर पढ़ेंगे, तो स्वाभाविक है आप सैकड़ों बार रिवीजन करेंगे, और जब सैकड़ों बार रिवीजन करेंगे तो साल भर में आपके पास पूरा का पूरा जो फैक्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट, वो सब आपका तैयार हो जाएगा, और उस टाइम पर
जो ट्रेडिशनल जीएस होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारा वो आपका तैयारी रहेगा, और उसको आप हिंदू के साथ क्या करिए, अपग्रेड करते चलिए, आपकी कहानी बन गई। ये मेरा है। तो जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं 5P फार्मूला, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 5 पॉइंट फार्मूला दिया, उसी प्रकार से 5 पॉइंट फार्मूला मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे हम लोग अपना रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं। तो इस पर आप वर्क करें, जिसका प्रमाण था AMR पर आपने जो पढ़ा, यानी आप देख सकते हैं कैसे पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, और कैसे साल भर करते हैं तो हर एक मुद्दे कंप्लीट होते चले जाते हैं। ये याद रखिएगा। कल मैं मुख्य परीक्षा वालों को प्लस पे क्लास ले रहा था रात को 9 बजे, तो हम लोग IR कर रहे थे। आप ट्रस्ट करिए, IR के सारे मैंने जितने भी एस्पेक्ट्स निकाले, तो जो 2021-22 वाले बच्चे हैं वो 20 वालों की मदद कर रहे हैं, उन बच्चों की, कि ये देखिए ये कंटेंट, क्योंकि वो सालों से फॉलो कर रहे हैं हिंदू, तो हमारा एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो हिंदू में कवर ना कराया गया। तो कहने का मेरा मतलब है, आप लोग चाहें तो इस परिपाटी पे चल सकते हैं। और फिर इसके बाद आ गया ये GST के 1 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू क्रॉस हुआ है, तो कुछ था नहीं इसमें, ठीक है ना, कुछ मतलब नहीं था। द पर्पज ऑफ वैक्सीन, ये भी हम लोग बहुत कर चुके हैं, वैक्सीन वगैरह के बारे में न्यूज़ आपके सामने, कुछ न्यूज़ है ये आपने कर ही लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बातचीत की है, जो है किससे, द हिंदू से, उनकी जो बातचीत हुई, मैं इस पर कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा। आप लोग प्लीज़, जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल भी है, और भारत चाइना रिलेशन पर, या जो बच्चे GS में आपका, तो आपको मैं यहाँ देने जा रहा हूँ इस समय भारत का स्टैंड क्या है। बहुत बढ़िया है भारत का स्टैंड। कल इस पर एडिटोरियल 100% आएगा, क्योंकि ये हिंदू को ही इन्होंने इंटरव्यू दिया, द हिंदू अखबार को ही इन्होंने इंटरव्यू दिया। तो भारत का स्टैंड, आइए बातचीत करते हैं। भारत के विदेश मंत्री आप देख रहे हैं, ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू आपके सामने है, एक इंटरव्यू दिया, और साफ साफ कहा, देखिए, नेगोशिएशन कुड टेक लॉन्गर, यानी LAC पर चीन के साथ जो विवाद है उसको सुलझाने में लंबा वक्त लग सकता है। और फिर देखिए, उन्होंने 1986 में अरुणाचल प्रदेश के सुमदोरोंग चू में घटित घटना का जिक्र करते हुए कहा, यानी इस विवाद की, जो लद्दाख स्टैंड ऑफ है, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, इस विवाद की तुलना 1986 में अरुणाचल प्रदेश के समदोरोंग चू में चीन के साथ सैन्य तनाव से की, जिसे सुलझाने में करीब 9 वर्ष का वक्त लग गया था। तो उन्होंने साफ कहा कि भारत और चीन जो सीमा विवाद है उसको लेकर के LAC पर जो घटित हुआ, याद रखिएगा, बड़ा अच्छा वर्ड इन्होंने कहा, एक घटना, आप लोग समझिएगा, उन्होंने कहा एक घटना से आगे बढ़कर सोचना होगा। ये एक घटना नहीं है कि एक झटका आया और हो गया, उन्होंने कहा एक घटना से आगे बढ़ के सोचना होगा। अब जरा देखिएगा, यानी चाइना की जो सोच है, चाइना जिस प्रकार से विश्व में अपने आप को आगे लेके चल रहा है, ठीक है ना, महज एक घटना से आगे बढ़कर सोचना होगा। और फिर उसके बाद यहां पर जो एक बहुत बढ़िया, आप देखिए, पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने ये कहा कि इसे एक LAC पर घटित घटना देखने की बजाय इससे और विस्तार वाली घटना के रूप में देखना। दूसरा जो यहां पर आ रहा पॉइंट वो है कि चीन को स्पष्ट रूप से कहा कि वह भारत को अमेरिका के साथ करीबी संबंध के आईने में किसी तीसरे पक्ष के तौर पर ना देखे। यानी जब भारत और अमेरिका का हमारा रिलेशन है, तो आप उसमें ये मत देखिए कि अमेरिका द्विपक्षीय, हमारे और आपके द्विपक्षीय मामलों को हल करने आ रहा है, यानी हमारे और आपके द्विपक्षीय मामले हम ही हल करेंगे। लेकिन चाइना को उन्होंने साफ कहा कि चीन का जो प्रशासन है वह स्पष्ट रूप से क्या मानता है कि भारत चीन के द्विपक्षीय संबंधों के समाधान में भारत US को तीसरे पक्ष के रूप में ला रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट उन्होंने यह बात कही है। तीसरी बात उन्होंने क्या कहा, ठीक है, तीसरी बात उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने साफ कहा कि चीन ने सीमा पर सेना को तैनात कर, क्या बोला, तीसरा पॉइंट,
चीन ने ये जो 2020 में मुख्य परीक्षा लिखेंगे उनके लिए ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चीन ने सीमा पर सेना को तैनात कर, यानी लद्दाख सीमा पर अतीत के समझौतों का उल्लंघन किया, और ऐसे में अगर शांति भंग होती है, यानी कि झड़प होती है, तो यह केवल सीमा पर झड़प नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी भारत चीन संबंध प्रभावित होंगे। यह तीसरा पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जयशंकर ने कहा, देखिएगा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय समझौता है कि एलएसी पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती नहीं होगी। अभी मैं बताता हूं यह समझौता कब हुआ था, अभी पहले आप इसको पकड़े रहिए कि एलएसी पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती नहीं होगी, परंतु चीन ने बिना ठोस कारण बताए इसका उल्लंघन कर दिया है, ठीक है ना। अब आप देखिए, अब देखिए भारत ने कब, यह समझौता कब हुआ था, क्या समझौता हुआ था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बड़ी संख्या में तैनाती नहीं होगी। इसी 1986 की जो सुम दोरोंगचू घटना है, उसी के संदर्भ में 1993 में यह समझौता हुआ था, जिस पर मैं आपको एडिटोरियल में भी बहुत विस्तार से एक बारी बता चुका हूं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चौथा, भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आप एलएसी का सम्मान करें, यही हमारे लिए अहम है, ठीक है ना, स्पष्ट रूप से। तो ये आप यहां से ध्यान रखें। फार्मर ने डिमांड किया, ये मैंने आपको करा ही दिया ये एडिटोरियल, ठीक है ना। ब्रिटेन अप्रूव पी फाइजर कोविड-19 वैक्सीन, यानी पी फाइजर जो वैक्सीन है उसको ब्रिटेन में अब लगने लगेगा, ठीक है ना। फिर बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या होंगे, भारत के रिपब्लिक डे के अब मुख्य अतिथि होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी क्यों बुलाया जा रहा है, तो अब आपको तुरंत समझना चाहिए, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हुआ है, अब ब्रिटेन के साथ भारत का संबंध, तो ऑब्वियस है जिसको भी यहाँ बुलाया जाता है उसके पीछे भारत के डिप्लोमेटिक निहितार्थ होते हैं। क्या होते हैं, भारत के डिप्लोमेटिक निहितार्थ होते हैं। इसके अलावा अन्य भी जो सामाजिक आर्थिक निहितार्थ होते हैं, तो इनको बुलाया गया। अब इस पर एडिटोरियल आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया पेज नंबर 9 पर, देयर हैज नेवर बीन अ वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अटॉर्नी जनरल। बहुत बढ़िया इन्होंने उठाया है, यानी कि न्यायपालिका में लैंगिक विषमता। क्या उठाया है, न्यायपालिका में लैंगिक विषमता भारत के अटॉर्नी जनरल ने। अब इस पर भी एडिटोरियल आना शुरू होगा, 100% आप मान के चलिएगा, हो सकता है कल आ जाए। और लैंगिक विषमता हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है, GS1 में आपके लिए, यानी जब आप समाज पढ़ते हैं, सोसाइटी खंड पढ़ते हैं, इसमें एक यूनिट पढ़ते हैं, वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, महिला एवं महिला संगठन, जिसमें लगातार प्रश्न पूछता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे करूँ, क्वेश्चन पूछा है, पितृसत्ता ने महिलाओं की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया है, तो आप देख सकते हैं, आप चाहें तो पितृतंत्र ने महिलाओं की स्थिति को, पैट्रियार्की ने महिलाओं की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया है। अटॉर्नी जनरल के इस स्टेटमेंट से आप इस क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एक बार बताएं। यानी आप सीधा लिखिए आंसर की। हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि न्यायपालिका में लैंगिक विषमता है और कोई भी CJI अभी तक जो है महिला नहीं हुई है, और अगर महिलाएं आती तो जो जेंडर सेंसिटिविटी है, लैंगिक जो संवेदनशीलता है वो और बढ़ती। तो फिर ये आप लिख करके पैराग्राफ बदल के तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। आप बताइए कि यही पितृतंत्र का इम्पैक्ट है कि आज भी, क्योंकि शासन सत्ता पुरुषों के हाथ में हो, चाहे शासन प्रणाली हो या चाहे पारिवारिक प्रणाली हो, ऐसे में महिलाओं को मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिल पाया, और स्वाभाविक है CJI वही बनेगा जो वरिष्ठतम होगा। चूंकि महिलाएं जो है यहाँ तक पहुंची नहीं है, तो वरिष्ठतम हो भी नहीं सकती, यानी हायर एजुकेशन तक बहुत गहरे स्तर पर नहीं है, या है भी तो पुत्रों को वरीयता है। जो फैमिलियां आगे हैं वहां पर पुत्रों को वरीयता है। तो आप देख सकते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट पर क्वेश्चन बहुत आते हैं।
आप इसको एक एग्जाम्पल के रूप में कोड कर सकते हैं। ए से आता है, अब देखिए ए से आया नारी परिपूर्णता यथार्थ या मिथक। अब अगर मिथक पे लिखना हो, यानी 2017 में आया था ये मिथ, तो मिथ पे आप लिख दीजिए कि अटॉर्नी जनरल का ये स्टेटमेंट स्पष्ट रूप से बताता है कि अभी नारी कंप्लीटनेस एक मिथक है, जिसको हमें जो है परिपूर्णता में यानी कि कंप्लीट जो अपना कंप्लीटनेस में तब्दील करने की जरूरत है। तो आप कैसे भी इसका यूज कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल फिर देखिए आया था 2016 में निबंध आया था, स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। तो अब देखिए विकास संकटग्रस्त कैसे है, देखिए गजब का, स्त्री पुरुष के समान सरोकार यानी कि नारी पुरुष सशक्तिकरण, यानी दोनों अगर बराबरी पर नहीं आएंगे तो जो विकास होगा वो संकटग्रस्त होगा। तो आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल तो यहाँ पर आपको मिल गया कि यानी जेंडर सेंसिटिविटी न्यायपालिका में कम है। उन्होंने कहा अगर महिलाएं आएंगी तो जेंडर सेंसिटिविटी होगी। तो आप देख सकते हैं यानी विकास संकटग्रस्त में भी एक एग्जाम्पल के रूप में आप इसे दिखा सकते हैं। 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में और केवल 2 महिलाएं हैं, इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी। अब आप देख सकते हैं यह न्यायपालिका की लैंगिक विषमता। देखो कितना अच्छा टॉपिक हो गया बच्चों। अब आप बताइए जो मैं कह रहा हूं 5 पॉइंट वाला फार्मूला, इसको प्लीज याद रखिएगा। 5 पॉइंट यानी फिर से ऑप्शनल, एथिक्स, ऐसे कंप्लीट प्रीलिम्स साल भर पढ़े, चूंकि प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा तो क्यों ना हम अब वर्षानुवर्ष प्रीलिम्स पढ़ें और एग्जाम के टाइम पे टॉप 50 टाइप की कोई संकल्पना, यानी कि 50 चैप्टर बारंबार रिवीजन, बाकी पूरा कंप्लीट हफ्ते में एक बार रिवीजन। तो ये हो गया आपका। और उसके बाद आपका जो है द हिंदू जिंदाबाद, क्योंकि हम लोग द हिंदू, हम हिंदू एडिटोरियल तो करते नहीं कि आज एडिटोरियल में ये आया ये बातें नहीं, हम तो इसको यूपीएससी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसीलिए अपने लेक्चर लंबे भी चलते हैं। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा जो सीरियस हैं और गंभीर हैं अपने रिजल्ट के प्रति, हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में, इंग्लिश मीडियम में भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई, लेकिन चूंकि मैं हिंदी में कराता हूँ द हिंदू, तो इसलिए क्योंकि जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा अगर इस स्ट्रेटजी पे चले तो आप घर बैठे आईएएस बन सकते हैं, और नहीं तो भैया अगर हर विषय में विद्वान बनना है, बाल की खाल निकालने वाले कॉन्सेप्ट चाहिए तो पढ़िए, घुसिए, क्या दिक्कत, मैं क्या कर पाऊंगा उसमें। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ये हो गया, इन्होंने ये बात कहा कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में और महिलाएं होनी चाहिए। अब देखिए मजा आएगा इस पर, एडिटोरियल कल से स्टार्ट हो जाएगा। इन्होंने कहा ठीक है, तो ये हो गया आपका। फोकस रहिए हेल्थ पर। कहाँ मैं एक हेल्थ फिटनेस चैनल शुरू करने वाला था और कहाँ जो है सारा सिस्टम ही हम लोगों का कमज़ोर हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग जो है कल, और इसी टाइम पर मिलेंगे यानी 7 PM पर ही। और आप लोग मेहनत करते रहिए और धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होंगी, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। बट आप जो है अपने आप को बनाए रखिए ज़बरदस्त रूप से। आप लोगों की कई डिमांड्स हैं, टर्मिनोलॉजी की है, एक मिनट में नोट कर लेता हूँ, आपकी टर्मिनोलॉजी की है, प्रीलिम्स फंडा की है। मैं यार सब शुरू करूँगा, बस ये दिसंबर, देखो मैंने पहले, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट जरा नोट करिए। मेरी प्लस पे 3 क्लास चल रही बच्चा, प्लस पर, एक मिनट मेरी टाइम देख लो फिर शायद आपको मेरे ऊपर रहम आ जाए। यानी रात को 9 से 11 ये जो मेंस का बैच चल रहा है बच्चों, ठीक है ना, कुछ बच्चे मिल गए हैं जिन पर काम मैं कर रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ बच्चा लोग, ठीक है ना। तो 9 से 11 जो मेंस की क्लास चल रही है, मुझे नहीं पता क्या होगा, अपनी तरफ से मैं एफर्ट पूरा करता हूँ। ये मंडे टू संडे है। अगर आप लोग के दोस्त प्लस के स्टूडेंट हो तो बच्चा अगर कोई इस समय लाइव देख रहा हो तो बच्चों को कमेंट करके बताओ कि ये मंडे टू संडे बेटा ये डेली चल रही, ये 1 जनवरी को ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना, 1 जनवरी को ये ख़त्म हो जाएगी, यानी 31 दिसंबर को, ठीक है। ये 2 घंटे की क्लास, यही जो क्लास यहाँ आई है ये पहले मेरे यूट्यूब पे आती थी, ये टाइम यहाँ चला जा रहा है। इसके अलावा प्रीलिम्स का एक बैच चल रहा है, क्लियर है, ये चल रहा है। इसके अलावा एक एथिक्स का और एशे का चल रहा है, और प्लस हमें स्पेशल क्लास भी लेनी पड़ती है। तो पूरा टाइम फंस चुका है, बस 10-15 दिन का वेट और है। अगर उसके बाद ये सारी क्लास यानी टर्मिनोलॉजी की, प्रीलिम्स फंडा की, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अगर मैं ना करूं तो आप बताइएगा। अभी थोड़ा सा मुझे यहाँ पर काम कर लेने दीजिए, ठीक है। ये दोनों मैं स्टार्ट करूँगा, क्लियर है, बस थोड़ा सा। और थोड़ा सा हमारा चैनल भी इस समय डिसबैलेंस हुआ इस महीने,
तो ये चीज़ हो जाए 1 जनवरी से आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी देखने को। मैं कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए। एक इंसान, और इस समय थोड़ा सा हमारा जो पूरा सिस्टम है टाइपिंग वगैरह का, ये थोड़ा सा प्रभावित हो गया है। ठीक है, आपको पता होगा मैंने पत्रिका भी वादा कर दिया था, पत्रिका भी आ रही है और सब कुछ काम भी जो है प्लान किया था। लेकिन ठीक है, वही अकेला चना भाड़ वाली कहानी है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो कुछ चीज़ें सिस्टम में आ नहीं पा रही हैं, जिसके कारण से दिक्कत हुई है। ठीक है, जो हमारा हिंदू का टाइपिंग भी था, मैं तो बच्चों अगर इंग्लिश में पढ़ाना हो ना, ट्रस्ट करिए, अगर इंग्लिश में पढ़ाना हो मुझे, ना तो टर्मिनोलॉजी में दिक्कत हो, ना मुझे किसी चीज़ में दिक्कत नहीं। जो बच्चे आलोचना करते हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे कुछ बच्चों को लगता होगा कि सर ने वादा कर दिया, जिस दिन हिंदी में पढ़ाने को कहिएगा ना, या मेरी आलोचना करने से पहले आप हमेशा बस एक बात केवल विचार करिएगा। एक दिन आप द हिंदू उठाइए और ठीक है ना, और इसको आप ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दीजिए। और ट्रांसलेट ऐसा कि जो मेरी समझ, मतलब आपकी समझ में नहीं, जो सामने बैठे हुए बच्चों की समझ में आए, जो कि कभी भी हिंदू से परिचित नहीं रहे, यानी मैक्सिमम बच्चे रूरल बैकग्राउंड के, और उसको उनका जीएस भी नहीं तैयार है। उन बच्चों को जीएस के अकॉर्डिंग, यानी कि एक एक यूनिट के, एक एक प्रश्न के हिसाब से कंटेंट को तैयार करना। एक दिन आप लोग करके देखिएगा, मेरी आलोचना तुरंत आप रोक देंगे। क्योंकि 5 से 7 एडिटोरियल, इनको पढ़ना, इनको हिंदी में लिखना, मेरे लिए हिंदी लिखना भी आसान नहीं बच्चा, हिंदी लिखना भी मेरे लिए तो। लेकिन जब ये टाइपिंग के लिए जाता है तो यहाँ 2 समस्या आती है कि अगर टाइपिस्ट यूपीएससी का एस्पिरेंट नहीं है तो वो क्या करता है, गलत सलत टाइप कर देता है। और चूंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो मेरे सामने अगर, जैसे मेरा अगर कोचिंग खुली होती, तो अगर मेरे सामने बैठ करके ये काम होता तो मैं पेज बाय पेज चेक करता रहता हूँ। यानी कि टाइपिस्ट ने एक पेज चेक किया, मैंने फटाफट टाइप किया, मैंने चेक कर दिया। अब वो बाद में आता है, फिर उस पर मैं करेक्शन लगाता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस समय पहले बच्चे करते थे, इस टाइम बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो अब क्या हो गया, उनकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं। तो अब क्या हो गया, इसके बाद फिर वो लोग इसको पावर पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। पावर पॉइंट में यानी कि गूगल स्लाइड में वो फिर कलर होता है, पेस्ट किया जाता है। ये इतनी प्रोसेस अगर ना हो बच्चा ना, तो मेरे लिए हिंदू ना, मेरी इंग्लिश भी अच्छी खासी है, मुझे कहीं से दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा एनालिसिस अच्छा है। तो मैं हिंदू सुबह 5:30 बजे पेपर आते ही डाल दूं और 7 बजे मैं हिंदू ख़त्म कर दूं। उसके बाद मैं यहीं की टर्मिनोलॉजी, क्योंकि इंग्लिश में काम नहीं करना पड़ता है, आप ट्रस्ट करिए, इंग्लिश में केवल उठाए करके अखबार से उठा लो और आप जो है स्लाइड में डाल दो, मैं खुद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ मुझे पूरी टीम की आवश्यकता पड़ती केवल हिंदी में करने के लिए। इस वजह से थोड़ी सी इस समय समस्या है। ठीक है, और आप सबको अच्छे से पता है कि सामने वाले जब बच्चे काम, कोई भी इंसान हो काम करता, सबकी अपनी संवेदनाएं होती, कब किसकी संवेदना हर्ट हो जाए, आप चाहे ना चाहे किसी की हर्ट करना, तब भी हर्ट हो जाता है। तो कोई आदमी कभी काम छोड़ देता है, कभी कुछ कर देता है। तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा कि आप लोग अगर ये सोचें, अगर मुझे हिंदी में ना करना हो ना, हिंदू मेरा कितना टाइम लेता है, कभी एक दिन विचार करिएगा। सुबह 5:30 बजे, अभी तो मान लीजिए लेट कर रहा हूँ, सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, तब भी 9 बजे तक मतलब नहीं कर पाता हूँ, 2-4 मिनट लेट हो जाता है। यानी मेरा सुबह 5:30 से 11 बजे तक का टाइम, यानी मैं 5 घंटा केवल हिंदू पढ़ता और पढ़ाता हूँ आपको। तो ये मेरी बाध्यता है। अगर इसको गहरे स्तर पर समझेंगे, आज मैंने इसलिए बताना आवश्यक समझा कि आपको ये लग जाए कि मेरे काम में कमी नहीं है। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं ना, एक आध बच्चों ने कहा था कि सर आप पहले से बदल गए। बिल्कुल भी नहीं बदले। हाँ, बदल गए हैं केवल एक रेफरेंस में कि मेरे पास कुल मिला के 7 बच्चे हैं जो मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं। मैं देखिए घोषित कर दे रहा हूँ, कल को किसी का नहीं हुआ तो आप मेरे ऊपर क्वेश्चन भी उठा सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ मेरे पास इस समय 7 बच्चे हैं जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है ना। और हिंदी मीडियम में जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं, आप पूछिएगा तो जो बच्चे मेरे दिल्ली में है मेंस लिख रहे हैं, उनसे आप बात करिएगा, मैंने पूरा आंकड़ा निकलवाया है। यानी बच्चे मेंस के हैं ही नहीं, बच्चे मेंस के हैं ही नहीं है। और वैसे में मुझे ये मिले जुले 7 बच्चे मिल गए हैं, इन पर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, इन पर मैं काम कर रहा हूँ। याद रखिएगा
तो स्वाभाविक है, अगर बदलाव है तो केवल यही है कि अगर इनमें से एक भी रिजल्ट नहीं हुआ, आप सोचिए हिंदी मीडियम का रिजल्ट फिर इस बार कौन सी रैंक लगी थी, 200 के नीचे रैंक है, 200 के नीचे रैंक है। आप सोचिएगा 200 के नीचे, यानी 200 के अंदर कोई आ नहीं पा रहा है। अब आप विचार करिए। तो ये एक उम्मीद के रूप में काम कर रहा हूँ, काश कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे बच्चे कोई भी एक दो आ जाते हैं तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए नहीं कि आप इसके लाइव कोड यूज़ करें, वो आपकी मर्जी है। मैं कभी भी लाल उस ग्रीड नहीं है मेरे अंदर कि आप ये यूज़ करें, बिल्कुल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये केवल इसलिए है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ला सकूं, नहीं तो एक दो साल और रिजल्ट ऐसे नहीं आए, अंडर 100 नहीं आए, आपका कॉन्फिडेंस मर जाएगा। तो थोड़ा सा अलग ढंग से काम कर रहा हूँ, तो बदलाव मेरे अंदर कोई नहीं है। आपसे वादा करता हूँ, अगर एनसीईआरटी जिस तरीके से ज्योग्राफी मेरी बनी हुई है, जिस तरीके से बन रही है, बन चुकी है 6 to 12 एनसीईआरटी, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं साइंस एंड टेक की एनसीईआरटी पे, आप जब कंटेंट आएगा ना, आपको मुझसे, इसीलिए मैं चुप हूँ, आपका प्रेम मेरे प्रति और बढ़ जाएगा कि दुनिया में उससे बेहतर प्रेजेंटेशन मिल ही नहीं सकती जो मैंने बनाया हुआ, जो मैंने हाइब्रिड कहा था। ऐसा नहीं है, सब चल रहा है, बशर्ते अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि यूट्यूब पर उतना ज़्यादा एक्टिव हो पाऊँ, और मुझे होना है जनवरी 1 से 100% होना। तो कुछ चीज़ें हैं मेरे साथ थोड़ा सा, तो आप सब बने रहें और मेहनत करें, और याद रखिएगा मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ हर परिस्थिति में। बट एक ही चीज़ मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को ये 5 पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ऑप्शनल, एथिक्स, ऐसे एक बार मुझे सारे बता दें। ऑप्शनल, एथिक्स, ऐसे, द हिंदू और प्रीलिम्स, यानी ये 5 पॉइंट फार्मूला में लेकर के अब मेरी लाइफ में यही चलेगा। यानी मेरा यूपीएससी का करियर ही यही होगा अब, कि मेरी पहचान का मतलब सुनील अभिव्यक्ति नाम आते ही 5 पॉइंट का हर जगह मेरा फार्मूला। अभी इस समय मेरे पास एक्सपर्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो है मतलब मैं ऐड बनाता हूँ उसमें भी नहीं बनवा पा रहा हूँ। तो 5 पॉइंट क्या, इस जो बच्चे मुझे डाई हार्ट एकदम मुझे मानते हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या 5 पॉइंट के लिए आप तैयार हैं? ठीक है, ठीक है। तो अगर ये 5 पॉइंट के लिए आप तैयार हैं तो आप ट्रस्ट करिए बच्चों, बस थोड़ा दिन मैं आप सब बच्चों से अपनी तरफ से, मैं हृदय से यह दुख व्यक्त करता हूं कि मैं आ नहीं पा रहा हूं। और जैसे ही ये 20 से 25 दिसंबर होगा, ठीक है ना, उसके बाद से मेरी एक्टिविटी आप 1 जनवरी मान लीजिए, 1 जनवरी मान लीजिए, आप देखिएगा मैं कैसे आ रहा हूँ। पूरा काम चल रहा है, मैं चाहूँ अभी आ सकता हूँ, मैं कैसे आप लोगों को सब चीज़ खोल के बता दूँ। मेरी सारी एनसीईआरटियाँ बनी हुई हैं, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, उसमें और काम चल रहा है, डायग्राम चल रहे हैं, क्वेश्चंस चल रहे हैं मेरे। ऐसा नहीं, मैं पूरी तैयारी, मैं बच्चों खाली कभी बैठता नहीं हूँ, पागल टाइप का इंसान। आपके लिए काम करने में कमी नहीं है, लेकिन एक बार आप पढ़ो ना तो आपको पता लगे कि अरे वाह, ऐसा भी काम होता है। तो काफ़ी कुछ चल रहा है जिसमें मैं, मेरे बच्चे सारे सब लगे हुए हैं, और एक बार आने दीजिए। लेकिन अब वही होगा कि प्रीलिम्स पर ज़बरदस्त फोकस में रहूँगा भाई, एक, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स पर आप तैयार रहिएगा, एक अभियान। और आप देखिए अभी कहीं इनोवेशन हो नहीं रहा, लेकिन जिस दिन आऊँगा 1 जनवरी को, आप देखिएगा वो इतना ज़बरदस्त इनोवेशन होगा। लेकिन अभी मैं उसको रिवील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा रिवील करना है कि फिर उसकी कॉपी स्टार्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि वो यूनिकनेस मैं लेकर के आऊँ, इसीलिए पहले मैं अपनी हर बात बता देता था, लेकिन अभी मैं रिवील बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रिवील अभी नहीं करना है, क्योंकि बहुत डीप प्लान है 2021, 22, 23, जिसका जो भी प्रीलिम्स है, यानी 1 वर्ष प्रीलिम्स कैसे पढ़ें, ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ मैं आ रहा हूँ, ये चीज़ याद रखें। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरी मजबूरियों को समझिए, और कुछ बस थोड़ा सा, दिल्ली में आपको अच्छे से पता, कोरोना ज़बरदस्त रूप से फिर से फैला है। किसी भी, अदरवाइज़ पहले तो मैं अपने घर पे ही बुला करके काम करा लेता था कुछ लोगों को, जैसे टाइपिस्ट ही चाहे मेरे घर आ जाए, लेकिन वो बुलाया नहीं जा सकता। तो कई इश्यूज फिर से आकर के खड़े हो गए हम लोगों के सामने। तो आई होप आप सब समझेंगे, और मैं जो भी इस बीच 1-2 महीने में कसर रही है ना, आप देखिएगा जनवरी में एकदम निकाल के हाथ में रख दूंगा सब। और ये तो है नहीं कि बार बार कहता रहूँगा कि जनवरी में आऊँगा, फरवरी में आऊँगा, फिर नहीं आऊँगा तो आप लोग मुझे पसंद करेंगे। ये तो ओपन फील्ड है, मैं तो आप लोगों को पहचानता नहीं हूँ किसकी शकल पे क्या लिखा हुआ, लेकिन फिर भी ये बात कह रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे मन में, मतलब ज़बरदस्त वही वाला भाव है जो आपने पहले दिन महसूस किया है,
हाँ बट थोड़ा सा 1-2 महीने का ये एक रुकावट है, जिसपे मेरा टारगेट वही एक बच्चे 7 बच्चे हैं यार, 7 हैं, इसमें से कुछ रिजल्ट हो जाता, कुछ रिजल्ट हो जाता, कुछ रिजल्ट हो जाता। आप उम्मीद नहीं कर सकते इतने फार्मूले, ऐसा तो थोड़े होता है जो बच्चे मुख्य परीक्षा के हमारे यहाँ दे रहे हैं। अब उनसे तो आपकी बातचीत हो नहीं पाएगी, लेकिन जो प्लस के बच्चे हैं, क्योंकि उसमें सारे बच्चे वो भी रहते हैं, आप देखेंगे पढ़ा ही नहीं रहा हूँ यार, इतना फार्मूला निकाला हूँ मुख्य परीक्षा के, इतने फार्मूले मैंने निकाले हैं बेटा, हर चीज़ का फार्मूला, कि बच्चों को पढ़ना ना पड़े, ये फार्मूला वो इस्तेमाल करें एग्जाम में मुख्य परीक्षा, क्योंकि याद तो रहेगा नहीं। तो कितना काम होता है, ऐसे थोड़ा होता है कि बस गया खड़ा हो गया सब याद आता चला गया, दिमाग में चीज़ों पर काम कर। उतना मोटा आईआर 2 रोज में ख़त्म कर दिया, इतना जो है ज्योग्राफी के टॉपिक 1-2 लेक्चर में निपटा दिया। तो वो कैसे हो रहा है, क्योंकि फार्मूले डेवलप किए गए हैं मुख्य परीक्षा के फार्मूले। वो सारी चीज़ें आपको भी कराऊंगा, ऐसा नहीं, लेकिन अभी पहले इन पर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट हो जाए। कई बच्चे ऐसे हैं जो प्लस पे नहीं है, मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं, उनकी कॉपियाँ आती हैं, ठीक है ना, और अब तो प्रमाण भी सिलेक्शन होगा तब तो सारे बच्चे जो कि जो है आंसर भेजते हैं, उनका चेक करता हूँ, सब कुछ है, तो वो सब आप लोगों को बताएंगे। ईश्वर करें हो जाए, सीनियर बच्चे भी काफ़ी हैं, तो ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब जो है मेरी इस मजबूरी समझेंगे। मैं पढ़ाने पर फोकस नहीं रहता हूँ, अंतिम बात, मैं पढ़ाने पर फोकस नहीं हूँ कि उठाया आके बैठ गया और धमाधम जी नहीं, रिजल्ट होगा नहीं। 2 साल के बाद आप ही लोग कहने लगेंगे कि अब भैया आईएएस की तैयारी करना जरूरी नहीं है, अब आप स्टेट सिविल सर्विसेज निकाल लो, ठीक है, आपके मन में आ जाएगा। और स्टेट सिविल सर्विसेज भी जैसे उत्तर प्रदेश का है, तो आप समझिएगा कि वो मुसीबत है, वो इसी पैटर्न पर है जैसा कि इस बार के रिजल्ट में दिख गया। सारे बच्चे बाहर के हो गए जो आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वही लोग अंदर गए हैं। तो कहने का मेरा मतलब है रिजल्ट पर काम करना है संजीवनी की तरह। मैं भी लगाऊं, मुझे नहीं पता मैं कितना सफल होऊंगा असफल होऊंगा। रिजल्ट आने के बाद मुझे नेगेटिव भी बोल दिया जाता है कि जो है इनका पढ़ाया कुछ नहीं आता लेकिन ये मेंस के बच्चे सबसे ज़्यादा मेरे पास क्यों हैं कभी इस पर भी आप लोग मुस्कुराते हुए, जो बच्चे मुझे प्यार करते हैं उनसे मैं कह रहा हूँ, आप लोग मुस्कुराते हुए सोचिएगा कि आखिर रिजल्ट कहाँ से हैं, जो कुछ हैं भी वही, वो तो मेरे ही पास है ना, ठीक है, आप सोचिए। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मैं रिजल्ट पर काम कर रहा हूँ, और जब आप परिवर्तन पर, रिजल्ट पर, रिनेशा पर काम करते हैं, तो आपको राजा राम मोहन राय को भी अपने परिवार में ही भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा था। परिवर्तन लाने के लिए हमेशा हमको कांटों पर चलना पड़ेगा, और मैं उस कांटे की सेज पर चलने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। हाँ, 2 महीने में कम एक्टिव रहा, इसके लिए मैं तहे दिल से अपने सब बच्चों से माफ़ी मांगता हूँ। और इसलिए क्योंकि देखो, बच्चों से माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं अपने व्यूअरशिप में वृद्धि चाह रहा हूँ या वो, नहीं, वो मुझे चाहिए नहीं, मैंने कभी मांगा नहीं, कभी मैंने कहा कि आप लाइक करिए, शेयर करिए। इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से इस प्रिंसिपल में बिलीव करता हूँ, मेरा काम अच्छा है तो आप मुझे पसंद करें, और अच्छा नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ठुकराएं। मैं स्पष्ट अपनी लाइफ में इस बात में क्लियर रहता हूँ कि अगर मैं अच्छा नहीं हूँ तो आप मुझे ठुकरा दें, क्योंकि झूठी शान लेकर के कि आई एम अ बिग टीचर मैं चल नहीं पाऊंगा। मेरे लिए जब तक रिजल्ट नहीं है तब तक आप अच्छा टीचर की परिभाषा में है ही नहीं, आई एम अ बिग जीरो। तो मैं इसलिए नहीं आप लोगों से जैसे माफ़ी की बात करता हूँ, इसलिए क्योंकि एक मुझे पता है कि जो पीढ़ियों का गैप होता है ना, पीढ़ी अंतराल, इसे आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जनरेशन गैप। तो जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है, 10 वर्ष का अंतर, 20 वर्ष, यानी जो पीढ़ी, यानी आप और आपके पिता, आपके दादा और आपके दादा और आप, तो जो पीढ़ी गैप होता है, पीढ़ी गैप का मतलब होता है कि हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है उसमें गैप होता है। तो जिसमें ये मान्यता है कि जो बड़ा है, जो हमसे 1 डिकेड यानी 10 वर्ष बड़ा है, वो हमसे माफ़ी कैसे मांग सकता है, ठीक है ना, वो एक यानी एक मनोवृत्ति है जनरेशन गैप। तो मैं माफ़ी की बात इसलिए कि एक हम लोग उस मनोवृत्ति, यानी हम लोग उस जनरेशन गैप को ख़त्म करें, हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। माफ़ी मांगने का मतलब आपको ये पता लगे कि सर कितना हमें प्यार करते। तो यहाँ पर इस कंसर्न से मैंने ये बात कही, और कि जिससे हम और एक आप गुरु होने के साथ साथ एक बेहतर मतलब जो है मित्र की तरह भी रहें, और बेहतर आउटकम की तरफ जो है अपने आप को अग्रेसित करें। और एक लंबा समय लगेगा, इसीलिए इसी प्रकार की बॉन्डिंग की ज़रूरत है। लंबा समय, मुझे पता है ईश्वर करे आपका एक अटेम्प्ट में हो जाए, और हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6 साल भी लगे, लेकिन अगर आप नेगेटिव नहीं हुए,
किसी भी बात से आप बने हुए हैं 2 4 5 वर्ष तक आपकी सफलता सुनिश्चित है। लेकिन अगर नेगेटिव हो गए 1 वर्ष 6 महीने में और गालियां दे करके अरे यार ये हो गया वो हो गया, फिर आप किसी और को ढूंढेंगे, फिर आप किसी और को, फिर किसी और को। और मेरे सामने अनगिनत ऐसे उदाहरण है जिन बच्चों में बहुत टैलेंट था लेकिन वो बिखर गए। और उसके पीछे रीजन यही रहा है कि कंटिन्यूटी यानी कि पंचवर्षीय योजना आपको बना के चलनी पड़ेगी। मिलते हैं बच्चों छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट और मेहनत करते रहिए। मैं बहुत कुछ इनोवेशन दिमाग में डाल चुका हूँ, बना चुका हूँ, जिस पर आपको जबरदस्त रूप से क्लास मतलब लेने आ भी रहा हूँ और हिंदू में आ ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप लोग एकदम चिंता ना करिए, बस 10 15 दिन की कहानी और है। ओके बच्चों, बाय बाय।